नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 30 जून 2025 और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सागर जी काफ़ी दिनों बाद दिखाई दिए, कैसे हो आप? चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। और पहला आर्टिकल क्या है? पहला आर्टिकल है एक्सियोम 4 के बारे में। इस पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे एक्सियोम 4 मिशन के बारे में। हालांकि हम ये आर्टिकल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर आज को और कुछ पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो वो रटने वाले ही पॉइंट हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके, उन्हें वापस दोहराएंगे। रटने वाले पॉइंट है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको समझने की आवश्यकता है। फिर भी एक बार बता देते हैं ताकि आपका आर्टिकल रिवाइज हो जाएगा। एक्सियोम 4 मिशन के बारे में ऑलमोस्ट सभी को पता होगा इस मिशन के बारे में, बट कुछ इन्फॉर्मेशन है जो देख लेते हैं। ठीक है सर, पेपर चल रहे हैं, अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट, आराम से पेपर दीजिए। ठीक है सागर जी, तो एक्सियोम 4 मिशन के बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले ये मिशन चर्चा में क्यों है, आप सभी को पता होगा ये मिशन चर्चा में क्यों है। ऑलमोस्ट सभी ने ये न्यूज़ सुन रखी है, ऑलमोस्ट सभी ने ये न्यूज़ है वो सुन रखी है। इस वजह से चर्चा में क्यों है, क्या चीज़ें हैं, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसमें एक चीज़ आपके काम की है, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। ये आपके काम ये न्यूज़ आपके काम की क्यों नहीं है कि यहाँ पर बात की गई है कि टेक्सास में एक एक्सियोम स्पेस स्टेशन है, उसके द्वारा ये जो स्पेस एक्स है ये क्या है? ये एक लॉन्चिंग व्हीकल है। आपने उसका नाम सुना होगा, किसका? जो टेस्ला का मालिक है ना, उसकी एक और कंपनी है। और कौन सी कंपनी है? स्पेस एक्स। ठीक है, इसकी एक और कंपनी है स्पेस एक्स। इसके माध्यम से ये क्या करता है? अंतरिक्ष में किसी इंसान को अंतरिक्ष में जाना होता तो ये भेजने का काम करता है। एलन मस्क है ना, उसकी एक कंपनी है स्पेस एक्स। इसके माध्यम से ये क्या करता है? किसी को भी स्पेस में जाना है होता तो ये भेजता है। अब ये जो स्पेस एक्स कंपनी है ये नासा के साथ मिलके ये जो एक्सियोम स्पेस है वहाँ पर भेजने का काम करेगी। अब इसमें किस किस देशों के लोग जाएंगे? भारत के जाएंगे, ठीक है, यूएसए का भी है इसमें कोलैबोरेशन, साथ ही साथ में पोलैंड का भी है, हंगरी का भी है, इन सब देशों का मिलाकर। जी सागर जी, मतलब ये एक्सियोम 4 एक मिशन है। इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें कुछ स्पेस स्टेशन, कुछ लोगों को स्पेस स्टेशन में भेजा जा रहा है। किन किन देशों के लोगों को स्पेस स्टेशन में भेजा जा रहा है? तो इसमें भारत के लोगों को भी, एक भारत का साइंटिस्ट है, एक है यूएसए का, एक है पोलैंड का और हंगरी का। इन साइंटिस्ट को स्पेस स्टेशन में भेजा जा रहा है, यही न्यूज़ है। बाकी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी है कि ये नासा का 4th स्पेस मिशन है, जिसमें ये नासा है वो इस प्रकार का काम कर रहा है, अंतरिक्ष यात्री को भेजने का काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं है। एक पॉइंट याद रखना, पहली तो इसमें कौन सहयोग निभा रहा है? स्पेस एक्स है और नासा, दोनों के सहयोग से ये काम चल रहा है। मतलब इसमें भूमिका कौन निभा रहा है? तो पहला तो है स्पेस एक्स, दूसरा है नासा, दोनों के सहयोग से काम चल रहा है। पहला पॉइंट याद रहेगा, स्पेस एक्स और नासा के सहयोग से ये काम चल रहा है। पहला पॉइंट याद रखना कि स्पेस एक्स और नासा के सहयोग से काम चल रहा है। ठीक है, किस किस देशों के नागरिक भेजे जा रहे हैं? हमें भारत का याद रखना है, बाकी याद रखो ना रखो, भारत को हमें याद रखना है। ठीक है, भारत को याद रखना, बाकी किसी को याद रखो ना रखो वो आपकी चॉइस है। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या है? अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर इंसानों के रहने के लिए पृथ्वी की कक्षा से 370 किलोमीटर ऊपर एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। मान लो एक बहुत बड़ा सैटेलाइट है, इतना बड़ा सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ पर लॉन्च किया गया है? लॉन्च किया गया है पृथ्वी की सतह जो है ना, उसे 370 किलोमीटर से ऊपर। ये जो पृथ्वी का मान लो सरफेस है, इससे 300 किलोमीटर आप ऊपर जाओ, वहाँ पर एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। सैटेलाइट लॉन्च मतलब वहाँ पर छोड़ा गया सैटेलाइट। अब ये सैटेलाइट ये यहाँ पर घूम रहा है, इस सैटेलाइट को यहाँ पर छोड़ दिया गया, ये यहाँ पर घूम रहा है। अब इसमें कौन इंसान जाके रुक सकते हैं? मान लो ऐसे है कि इंसान का ये घर है, ये स्पेस में छोड़ दिया गया है, एक स्पेस इंसानों के रहने के लिए घर बनाया गया है और इसको स्पेस में छोड़ दिया गया है 370 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ये जो घर क्या करता है? ये घर ऊपर ऊपर घूमता रहता है। इंसान यहाँ से ऊपर जाते हैं, यहाँ पे रहते हैं और रिसर्च करते हैं। अलग अलग देशों के जो साइंटिस्ट होते हैं वो यहाँ पे जाते हैं, रहते हैं और रिसर्च करते हैं। किन किन देशों का ये जो है ना अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि स्पेस स्टेशन है ना, इसमें किन किन देशों का सहयोग है? इसमें नासा का सहयोग है, इसमें ईसा का, नासा है यूएसए की, ईसा है यूरोपियन यूनियन की, रोस्कोसमोस है वो रसिया की है, जाक्सा जापान की है और कनाडा की सीएसए है।
ये 4-5 जो है ना मिलके काम कर रही है, नासा, ईसा, रोस्कोसमोस, जाक्सा और ईसा। क्या इसमें इसरो शामिल है? इसमें इसरो शामिल नहीं है। इसमें चाइना की जो स्पेस स्टेशन है, चाइना की जो स्पेस एजेंसी है वो भी शामिल नहीं है। इसमें नासा, ईसा, रोस्कोसमोस, जाक्सा और कनाडा, उस टाइम में चाइना इतना स्ट्रांग नहीं था, चाइना इतना एडवांस नहीं था, तो चाइना शामिल नहीं है और इंडिया भी शामिल नहीं है। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है मिशन, उसमें भारत और चाइना शामिल नहीं है। ये 5 देश शामिल है। इनके नाम याद रखना। 400 से ऊपर किलोमीटर मान लेना, ये किलोमीटर एग्जैक्ट याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसी बात कर लेना कि 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर एक है वो, एक जो कृत्रिम उपग्रह है, मतलब सैटेलाइट है, उसको लॉन्च किया गया है। वहाँ पे जाके इंसान रहते हैं और काम करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है, इतनी सी बात है। नेक्स्ट है, भारत की ओर से कौन शामिल हो रहा है? शुभांशु शुक्ला। ठीक है, भारत की ओर से शुभांशु शुक्ला है वो शामिल हो रहे हैं। भारत के लिए क्यों जरूरी है? भारत के लोग वहाँ पे जाएंगे और ये दूसरे व्यक्ति है, भारत के ये दूसरे अंतरिक्ष यात्री होंगे। इससे पहले कौन थे? इससे पहले राकेश शर्मा थे, जिन्होंने 1984 में उड़ान भरी थी और वो कहाँ पर गए थे? वो स्पेस स्टेशन पर गए थे। तो ये दूसरे व्यक्ति हैं। पहले कौन थे? राकेश शर्मा थे, और दूसरे व्यक्ति कौन है? शुभांशु शुक्ला। ये इन्फॉर्मेशन याद रखना। बाकी ये बहुत बेसिक चीज़ें याद रखने की जरूरत है। इसरो, नासा, एक्सियोम का सहयोग से बना हुआ है। ठीक है, इसरो ने क्या सहयोग किया? इसरो ने भी थोड़ा बहुत सहयोग किया है, थोड़ा नासा के सहयोग से है और स्पेस एक्स का भी सहयोग है। इनके सहयोग से ये प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? सिंपल सा उद्देश्य है कि ये रिसर्च को प्रमोट करेगा, भारत के वैज्ञानिक वहाँ पे जाएंगे, जांच वाँच करेंगे। तो ये उद्देश्य वगैरह तो ध्यान में देने की आवश्यकता नहीं है। काम की चीज़ें क्या है? इतने काम की चीज़ें। एक्सियोम फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए कि एक्सियोम फॉर्मेशन किससे संबंधित है। तो एक्सियोम फॉर्मेशन है, इसमें कुछ देशों के साइंटिस्ट है, उनको अंतरिक्ष जो स्पेस स्टेशन है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, वहाँ पर भेजा जाएगा। पहला पॉइंट याद रखना। इसमें कौन कौन से देश शामिल है? भारत शामिल है, पोलैंड शामिल है, अमेरिका शामिल है, हंगरी शामिल है। ठीक है, और इसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन याद रखनी है? किसके सहयोग से किया जा रहा है? स्पेस एक्स और नासा के सहयोग से। कुछ इसरो भी इसमें हेल्प कर रहा है, तो इनके सहयोग से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। बस इतना इन्फॉर्मेशन याद रखना, और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन याद रखना। इसके अलावा फालतू इन्फॉर्मेशन याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। उद्देश्य क्यों याद नहीं रखना? कॉमन से पॉइंट है। भारत की जो साइंस है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, ये स्ट्रॉन्ग करेगा, वो स्ट्रॉन्ग करेगा। तो जब स्ट्रॉन्ग करेगा तब का तब देख लेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है क्लाउड बर्स्ट के बारे में। क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है एक साथ बादल का फट जाना। क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है बादल का फटना। यहाँ पे लिख देते हैं क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटना। तो ये चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में इस वजह से है कि अभी हिमाचल प्रदेश में क्लाउड बर्स्ट देखने को मिला है, यानी कि क्लाउड बर्स्ट की वजह से हिमाचल प्रदेश में बाढ़ देखने को मिली है। इस वजह से ये जो क्लाउड बर्स्ट है वो चर्चा में है। अब ये क्लाउड बर्स्ट होता क्या है? अब न्यूज़ तो हमें पता चल गई। न्यूज़ क्या है? हिमाचल प्रदेश में बाढ़ देखने को मिली है। पहला पॉइंट ये लिख सकते हो, या हिमाचल प्रदेश में क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने की घटना देखने को मिली है। इस वजह से चर्चा में बस इतनी सी हो गई न्यूज़। बात करते हैं आगे कि क्लाउड बर्स्ट होता क्या है। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये जैसे बादल है, बादल कैसे बनते हैं? बादल सिंपल से आपको पता है, ये नीचे समंदर है या पानी पड़ा है, पानी सूर्य की किरणों की वजह से क्या हो गया? गर्म हो गया, गर्म पानी हो गया, ये ऊपर उठेगा। जैसे पानी गर्म हुआ भाप के रूप में ऊपर उठेगा, ये भाप के रूप में ऊपर उठ गया। ऊपर जाते ही तापमान होता है कम, ऊपर जाते ही तापमान कम होता है, तो ये पानी क्या हो गया? ये पानी ठंडा हो गया। ऊपर गया, तापमान कम हुआ, पानी ठंडा हो गया। जैसे पानी ठंडा हो गया, अब ये जो पानी की बूंदें थी जो भाप के रूप में थी, ये जमना स्टार्ट हो जाएगी। ये पानी की बूंदें पास पास में आएगी, जमना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारी पानी की बूंदें क्या मिलकर क्या बनाएगी? ये बहुत सारी पानी की बूंदें मिली और मिलके क्या बन गया? बादल बन गया। ठीक है, अब ये बादल है ना, ऐसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, बीच में कोई बैरियर था नहीं, हल्का था तो जा रहा था। अब ये जैसे आगे बढ़ा, बीच में आगे पर्वत, बीच में क्या आ गई? माउंटेन आ गई। अब बादल जैसे इस पर्वतों से टकराया, टकरा के क्या करेगा? ये रास्ता बनाने की कोशिश करेगा, तो ये ऊपर उठेगा। जैसे जैसे बादल ऊपर उठेगा, ऊपर और तापमान कम होगा, ऊपर तापमान और कम होगा, यानी कि माइनस टेम्परेचर मान लो। तो यहाँ पे आके बादल बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। अब ज़्यादा ठंडा होगा तो इसमें क्या होगा? ये पानी की बूंदें वो भारी हो जाएगी। तो पानी की जो बूंदें ये भारी हो जाएगी तो ये अपना वजन सहन नहीं कर पाएगा और अचानक बादल है वो नीचे आ जाएगा। अचानक है वो बहुत भयंकर तरीके से बारिश होना प्रारंभ हो जाएगी। जैसे बादल फट गया हो ऐसी मूसलाधार बारिश है वो प्रारंभ हो जाएगी।
तो बादल फट जाएगा और यहाँ पे दिक्कत देखने को मिलेगी, जो भी बाढ़ वगैरह देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी। तो क्या हो रहा है, पूरा पूरा सिस्टम क्या है, पानी है वो ऊपर जा रहा है, भाप बनकर ऊपर जाके बारिश की बूंदों के रूप में जमा हो रहा है, फिर ये सारी बारिश की बूंदें मिलके बादल बना रही है। बादल जब पहाड़ से टकराता है, ऊपर उठता है, तापमान कम हो जाता है, अपना वजन सहन नहीं कर पाता है, एक साथ बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। ये क्या कहलाती है, ये क्लाउड बर्स्ट कहलाता है, ये क्लाउड बर्स्ट कहलाता है। समझ में आया क्लाउड बर्स्ट किसे कह रहे हैं, समझ में आ रही क्लाउड बर्स्ट किसे कह रहे हैं। बादल ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ के अपना वजन सहन नहीं कर पा रहा है और नीचे आ रहा है, वजन सहन नहीं हो रहा है और नीचे आ रहा है, क्या कहलाता है, क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट समझ में आया कि नहीं आया। बादल का भारी होकर नीचे आना, एक साथ बारिश होगी, मूसलाधार बारिश होगी, क्लाउड बर्स्ट में मूसलाधार बारिश होगी, एक साथ बारिश होगी, भयंकर बारिश होगी, जिससे बहुत सारे नुकसान हो सकता है, क्लाउड बर्स्ट कहलाता है, बादल के फटने की घटना कहलाती है। यहाँ पे यही लिखा है, बादल फटना किसे कहते हैं। अगर आपको डेफिनेशन निकली हो तो ऐसे लिख सकते हो, बादल फटना यानी कि एक छोटा सा क्षेत्र मान लो, ये है ना 15 से 20 किलोमीटर का एरिया है, 15 से 20 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो जाए। बादल फटने की घटना किसे कहते हैं, 15 से 20 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ पर मूसलाधार बारिश का होना। मूसलाधार बारिश मतलब ये जो एरिया है ना, इसे 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होना, 100 mm से ज़्यादा जब बारिश इस क्षेत्र में होती है तो वो क्या कहलाता है, ये क्लाउड बर्स्ट कहलाता है। बादल फटने की घटना या क्लाउड बर्स्ट किसे कहा जाता है, इसकी परिभाषा क्या होगी, यूपीएससी परिभाषा भी पूछ सकता है, इसकी परिभाषा ऐसे लाइन लिख के दे सकता है, क्लाउड बर्स्ट की घटना कौन सी होती है। तो क्लाउड बर्स्ट की घटना आप मान लो, आपको किलोमीटर याद नहीं रखना, एक छोटा सा क्षेत्र मान लो, छोटा सा क्षेत्र मान लो, एग्जैक्टली आपको याद नहीं रखा कितने किलोमीटर की बात हो रही है, तो एक छोटा सा क्षेत्र जहां पर 100 mm से अधिक बारिश एक साथ हो जाए, 100 mm से अधिक बारिश है वो एक साथ हो जाए, क्या कहलाता है, वो क्लाउड बर्स्ट कहलाता है। ये नंबर याद रखना, 100 मिलीमीटर, ये नंबर याद रखना। आप 15 से 20 किलोमीटर वाला एरिया याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, 100 किलोमीटर का एरिया नहीं, बस ये जरूर याद रखना। अगर यूपीएससी प्रीलिम में ऐसा स्टेटमेंट बना दे कि 100 से 200 किलोमीटर का एरिया, तो वो नहीं माना जाएगा। एरिया मान लो 20 किलोमीटर हो सकता है, 25 किलोमीटर भी हो सकता है, ऊपर संग्रहित हो गया, राइट सही कह रहे हो सागर जी, ठीक है, 20 25 30 किलोमीटर तक हो सकता है, 10 किलोमीटर तक हो सकता है, पर ऐसा नहीं आप वो 100 किलोमीटर बोल दोगे या पूरे भारत में बोल दोगे, नहीं। एक छोटा सा क्षेत्र है जहां पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, एक छोटा सा क्षेत्र जहां पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, क्या कहलाएगी, क्लाउड बर्स्ट कहलाएगा। छोटा बारिश कितनी, 100 से ऊपर हो जाए, 100 से ऊपर हो जाए, 100 mm से ज़्यादा बारिश हो रही है, इसका मतलब है कि वो क्लाउड बर्स्ट की घटना है, ठीक है। यहाँ पर ये समझ में आ गया। अब क्लाउड बर्स्ट किस किस कारण से होता है, इसके लिए 2 रेस्पॉन्सिबल रीजन है। क्लाउड बर्स्ट है यानी कि जो बादल फटता है उसके लिए 2 कारण हैं। यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट के लिए भी लिख सकते हो, क्लाउड बर्स्ट के पीछे 2 कारण है। कौन कौन से 2 कारण है, पहला तो हमने देखा, ये देखो, ओरोग्राफी लिफ्टिंग। ओरोग्राफी का मतलब होता पर्वत, ओरोग्राफी का मतलब होता पर्वत पर चढ़ना, यानी कि बाधा आना, उसके सामने कोई बैरियर आ गया है। सिंपल भाषा में यहाँ पे लिखा है ओरोग्राफी। ओरोग्राफी का मतलब क्या होता है, ओरोग्राफी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई बाधा आ गई है, कोई पहाड़ आ गया है, इस पे बादल टकराया, ऊपर उठा, बारिश हो रही, उसे क्या कहलाएगा, ओरोग्राफी कहलाएगा। तो यहाँ पे जो लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक पहाड़ आ जाएगा, हवा है, नमी है, वो उससे किसी ऊपर चढ़ेगी, हवा ऊपर चढ़ेगी, नमी ऊपर चढ़ेगी, ऊपर जाके भारी हो जाएगा और बारिश होगी, ये क्या कहलाएगा, ये ओरोग्राफी कहलाएगा। बादल फटने के 2 कारण हैं, बिल्कुल सागर जी, पर्वत की रुकावट के कारण। तो ओरोग्राफी मतलब पर्वत की रुकावट, पर्वत है वो बाधा बन रहा है, बैरियर बन रहा है। तो पहली है पर्वत की रुकावट के कारण बारिश होती है। दूसरी कैसे होती है, दूसरी आप देखो, ठंडी और गर्म हवाएं मिल रही है, ये नीचे से गर्म हवा जा रही है, ऊपर की ठंडी हवाएं हैं, मिलेगी। अगर ठंडी हवा इससे मिल रही है, एक तो यहाँ का तापमान कम है, एक तो यहाँ का तापमान कम है, और दूसरा ये जो ठंडी हवा इससे मिल रही है, ये इसके तापमान को और गिरा देती है, इसके तापमान को और कम कर देती है। तो इसका तापमान अगर और कम हो जाएगा, इसका मतलब ये भारी हो जाएगा, भारी होगा तो बारिश होगी। तो इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है पर्वत है वो रुकावट बनेगा, पहला कारण है पर्वत की बाधा के कारण, माउंटेन होते, पर्वत होते, उसकी बाधा के कारण पहली बारिश होती है। दूसरा है ठंडी और गर्म हवाओं का मिलना, ठंडी और गर्म हवाओं का मिलना, ये 2 कारण है जिसके कारण चक्रवाती वर्षा भी कहते हैं। चक्रवाती वर्षा क्या होती है, चक्रवाती साइक्लोनिक वर्षा होती है। ये भारत है,
यहाँ पे समंदर है, यहाँ पे समंदर है। अगर समंदर से क्या उठेगी, समंदर से उठेगी जो ये पानी गर्म होगा, पानी गर्म होकर ऊपर उठेगा, ठीक है, पानी गर्म होकर ऊपर उठेगा, ऊपर उठ के ये हल्का हो, मतलब ये क्या सा होगा, ठंडा होगा, ठंडा हो गया भारी होगा। अब ये क्या होता है, ये हमेशा इस दिशा में चलेगा। इस दिशा में क्यों, क्योंकि पानी यहाँ पे तो ये ना तापमान कम है, यहाँ पे तापमान मतलब दाब कम है। अब हवा है ना कैसे चलती है, हवा होती है वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की, तो इधर चलेगी। अब इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, स्पीड है वो बढ़ने लगी कि इसके कारण यहाँ पे जो वर्षा होगी वो चक्रवाती वर्षा होगी। इसके कारण जो वर्षा होगी, वर्षा किसके कारण, अगर प्रेशर के कारण हो रही है, ये जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर में अंतर है और अंतर बहुत ज़्यादा है, तो इसके कारण हवा इस प्रकार से मूव करना स्टार्ट हो जाती है। इस प्रकार के मूव करने के कारण जो वर्षा होती है, जो बारिश होती है, वो कैसी होती है, वो चक्रवाती वर्षा होती है। और जनरली जो चक्रवाती वर्षा देखने को मिलती है वो समंदर के एरिया के आसपास होती है। ये इक्वेटर है ना, इक्वेटर नीचे है, कौन सी है, मकर रेखा, ऊपर है कर्क रेखा। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे चक्रवाती वर्षा देखने को मिलती है, यहाँ पर चक्रवाती वर्षा देखने को मिलती है। क्योंकि चक्रवाती वर्षा के लिए समंदर का होना जरूरी है। जब तक सी से पानी का सोर्स नहीं मिलेगा तब तक चक्रवाती वर्षा नहीं हो पाएगी। वो पर्वतीय वर्षा है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, वो पर्वतीय वर्षा है। पर्वतीय वर्षा मतलब पर्वत के कारण वर्षा हो रही है, पर्वत से टकराया, इसने इसके जो मतलब भार था उसको बढ़ा दिया, इसकी जो सघनता थी उसको बढ़ा दिया, उसके कारण जो वर्षा हो रही है वो पर्वतीय वर्षा है। पर्वतीय वर्षा अलग है, जिसकी अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे कभी क्लाउड बर्स्ट नहीं होगा, ये जो है ना, यहाँ पे कभी क्लाउड बर्स्ट की नहीं होगा। क्लाउड बर्स्ट क्यों नहीं होगा, क्लाउड बर्स्ट होने के लिए पानी का एक साथ आना जरूरी है, यहाँ नहीं आएगा पानी एक साथ। क्या रीजन है इसका, एक मिनट है ना, चालू रखना, एक मिनट प्लीज। कॉल आ गया था यार बीच में, ठीक है। पर्वतीय वर्षा को समझ रहे थे, माउंटेनी रेन है उसको। तो क्लाउड बर्स्ट कैसे होता है, क्लाउड बर्स्ट के लिए दो कारण जिम्मेदार है। एक तो पर्वतों के कारण, ये पर्वत है, इससे टकराया, ऊपर जब बारिश हो रही है, ये कारण है। दूसरा कारण क्या है, गर्म और ठंडी हवा को मिलना। अभी मैं कह रहा था कि क्लाउड बर्स्ट है वो कहाँ ज़्यादा हो सकता है, पर्वतों के आसपास है वो क्लाउड बर्स्ट की घटना हमें देखने को मिल सकती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ये सारा जो चीज़ है ना, जो एनवायरनमेंट हम सोच रहे वो एनवायरनमेंट हमें मिल सकता है। क्योंकि एक तो यहाँ पे है ना ठंड होती है। आपको क्या लगता है इक्वेटर के आसपास में इतनी ठंड देखने को मिलेगी, नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। साथ ही साथ में जो रेन होगी वो इतनी अफेक्ट भी नहीं कर पाएगी। एक मिनट, हेलो, हाँ, हिमालय वाले क्षेत्र में ऐसी बारिश होती है। ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य है ना, वहां पर ऐसी बारिश देखने को मिल जाती है हमें, ठीक है। देखो ये घटना पूरी समझ में आई ना, ये पूरा इवेंट समझ में आ गया ना, क्या चीजें थी समझ में आई ना, नहीं आई, क्या बारिश, क्या तरीका है, बादल फटने के कारण क्या है। हम बात करें थी क्लाउड बर्स्ट होता है, इसके कारण क्या है। हमने अभी देखा कि दो कारण है क्लाउड बर्स्ट के, दो कारण। पहला क्या है, ओरोग्राफी लिफ्टिंग, यानी कि पर्वत पे चढ़ रहा है, इसके कारण बारिश हो रही है। दूसरा है ठंडी और गर्म हवाओं का मिलना। आप ये कह सकते हो कि ठंडी और ये जो गर्म हवा होती है, ठंडी और गर्म हवा है, ये तो कहीं पर भी मिल सकती है ना। अगर ठंडी और गर्म हवा के मिलने के कारण ही बारिश हो रही है तो ये तो कहीं पर भी मिल सकती है, जरूरी थोड़ा कि पर्वतों के आसपास होगा। तो ठीक है, आप एक बात बताओ, अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो कि ठंडी और गर्म हवा तो कहीं पर भी मिल सकती है, ये इक्वेटर है, ठीक है। यहाँ पर ये आप मान लो कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से गर्म हवा ऊपर जा रही है, ठीक है, गर्म हवा ऊपर उठी, यहाँ पे है। अब आपको मैं यहाँ की सतह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऊपर वायुमंडल की बात कर रहा हूँ। वायुमंडल में आपको ठंडी हवा कहाँ देखने को मिलेगी, वायुमंडल में आपको ठंडी हवा कहाँ देखने को मिलेगी। क्या ये ऊपर इक्वेटर के ऊपर पॉसिबल है कि यहाँ पे ठंडी हवा देखने को मिल जाएगी। अगर यहाँ पे ठंडी हवा है तो ये नॉर्मली बारिश हो जाएगी। इक्वेटर के आसपास तो 24 घंटे बारिश होती रहती है, 24 घंटे में एक बार बारिश होती है। इसका रीज़न क्या है, बिकॉज कि यहाँ पे है वो तापमान, यहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा, पानी ऊपर उठेगा, पानी अपना वजन वैसे ही संभाल नहीं पाएगा क्योंकि तापमान कम हो जाएगा, तो बारिश हो जाएगी। यहाँ पे तो बारिश हो रही है, बट यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट नहीं होगा। क्लाउड बर्स्ट होने के लिए बादल में बहुत सारा पानी का होना जरूरी है, पहला कारण है। बादल में बहुत ज़्यादा पानी होगा, ये थोड़ा रुकेगा, थोड़ी इसकी सघनता आएगी, एक साथ बरसेगा, एक साथ घटना होनी जरूरी है। क्या यहाँ पे एक साथ होना पॉसिबल है, एक साथ होना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो रुक ही नहीं रहा है ना। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये इक्वेटर है। मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कन्फ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पे ये घटना क्यों देखने को नहीं मिलती है। आपको यहाँ पे पानी रोकना पड़ेगा, यहाँ पानी रुक ही नहीं रहा है, यहाँ पे पानी ऊपर गया, ये सघनता थोड़ी बढ़ी, ये नीचे आ गया तो बारिश होगी।
तो 24 घंटे में एक बार वैसे ही यहाँ पे बारिश हो रही है, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हो। क्लाउड बर्स्ट होने के लिए बादल में बहुत ज़्यादा पानी है, ये ऊपर गया, अचानक बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ, अचानक आप पर किसी ने अचानक फोर्स डाल दिया है। आप कोई काम कर रहे थे कि भाई आपको लगा था कि जून में एग्जाम होने वाला, आपका जून में एग्जाम होने वाला है, लेकिन जून 2026 में एग्जाम होने वाला है और कल ही यूपीएससी अनाउंसमेंट कर दे कि आपका एग्जाम है। तो अभी क्या चल रहा है, जून चल रहा है, अगस्त में आपका एग्जाम होने वाला है, अगस्त 2025 में एग्जाम होने वाला है। ये क्या हुआ, यूपीएससी ने अचानक आप पे बोझ डाल दिया, आपका टारगेट है वो अचीव नहीं हुआ, अचानक आप पर भार डाल दिया है। ये जो अचानक बाहर डाल रहा है, इसी की वजह से आप परेशान हो रहे हो और इसी को क्लाउड बर्स्ट कहा जा रहा है। क्लाउड बर्स्ट मतलब अचानक हो रहा है, उसको पता ही नहीं था, अचानक सारे इंसिडेंट हो गया, नहीं तो ये नॉर्मल चल ही रहा था, स्मूथ तरीके से चल ही रहा था। तो ये होता है क्लाउड बर्स्ट की घटना। दो कारण रेस्पॉन्सिबल है, एक ओरोग्राफी, दूसरा है ठंडी और गर्म हवाओं का मिलना। इसके कारण से ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब प्रभाव आप ही बताओ तो क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको पता है क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। लोग परेशान हो जाएंगे, बाढ़ देखने को मिल जाएगी, नॉर्मल चीज़ें जो देखने को मिलती है वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा इसे रोकने के लिए क्या प्रयास किया गया है, जो बादल फटने की घटना होती है इसे रोकने के लिए, क्लाउड बर्स्ट की जो घटना होती है इसे रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया गया है। इसके लिए हमारा एक कार्यक्रम है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, ये है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये क्या है, ये एक कार्यक्रम है। कोई भी जो आपदा आती है, कोई भी डिजास्टर आता है, उसे रोकने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें क्या होता है, डिजास्टर को रोकने के लिए मेजर्स लिए जाते हैं। मेजर्स मतलब ऐसी यूज़ किए जाते हैं, तकनीकी का यूज़ किया जाता है, जैसे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम। पहले ही आपको चेतावनी दे दी जाती है कि भाई ये घटना देखने को मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी जो ये क्लाउड बर्स्ट की घटना देखने को मिली है ना, ये जो आपदा की घटना देखने को मिली है, बादल फटने की घटना देखने को मिली है, इससे ज़्यादा लोगों को नुकसान नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पहले ही चेतावनी दे दी थी, पहले चेतावनी दे दी थी, पहला कारण है। दूसरा क्या कारण है, यहाँ पर सरकार ने है वो भी सावधानी बरती, उनको पता था कि ये घटना देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पे जितनी भी टीम वगैरह थी वो पहले से पहुँच गई थी। जो हमारी ये घटना को, आपदा को रोकती है, तो आपदा को रोकने के लिए एक टीम बनाई जाती है। ये जो टीम है वो वहाँ पर पहले से मौजूद थी, इस वजह से इसका ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को नहीं मिला है, ज़्यादा इसके नुकसान नहीं देखने को मिले हैं। तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए एक टीम बनाई गई है जो इसे रोकने का काम करती है। ठीक है, जो इसे रोकने का काम करती है। ये क्या काम करती है, किस प्रकार का रिस्क हमें देखने को मिलेगा, मतलब किस प्रकार का हमें जोखिम देखने को मिलेगा, ये पहले उसका एनालिसिस करेगा कि बादल फटेगा तो उससे कितना नुकसान होगा, किस प्रकार का नुकसान हो सकता है। ये चीज़ों को एब्जॉर्व करेगा, सोचेगा, देखेगा। उसके बाद में क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट की, मतलब निवेश करेगा। निवेश मतलब कि क्या, पैसे नहीं डाल रहा वहाँ पे, देखेगा कि कैसे लोगों को बचाया जा सकता है, लोगों को कैसे ट्रेन किया जा सकता है, कोई समस्या हो जाती है उसके बाद में उसका समाधान क्या किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ में जो स्थानीय लोगों उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, भाई आप कैसे हैं वो इसको बच सकते हो, इससे बच सकते हो, कैसे इसका समाधान किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है नाटो के बारे में। किसके बारे में, नाटो के बारे में। क्यों है ये चर्चा में, वाई इट इज़ इन द न्यूज़। नाटो की अभी मीटिंग की गई थी, नाटो की अभी मीटिंग हुई है, आपको पता है यूक्रेन इसमें शामिल हुआ था, ये भी आपको पता है। लोगों ने अंदेशा लगाया था, ऐसे संदेह व्यक्त किया था कि यूक्रेन है वो नाटो में शामिल हो सकता है। इन सारी कारणों के कारण, इन सारी घटनाओं के कारण है वो नाटो है वो चर्चा में है। हमारे लिए चर्चा क्यों है, ये कारण है, जरूरी नहीं है हमारे लिए, ये जरूरी नहीं है कि नाटो है वो न्यूज़ में क्यों है। हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि नाटो होता क्या है, क्या है ये नाटो। नाटो का मतलब है कि लाइव नहीं देखा, ऐसे न्यूज़ में देखा है, वैसे तो नहीं देखा है। न्यूज़ में देखा है कि बादल फटने की घटना है, वैसे तो कभी नहीं देखा। इतनी बारिश नहीं होती, मैं राजस्थान से हूँ, जहाँ पे बारिश हो जाए वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो होती तो ऐसी बात नहीं, राजस्थान बारिश होती है, बट इतना बादल फटने की घटना तो नॉट पॉसिबल है ना। ठीक है, नाटो की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ मतलब उत्तरी, अटलांटिक मतलब ओशियन के बारे में बात हो रही है, ट्रीटी मतलब समझौता और संगठन, इसके बारे में बात की जा रही है। स्थापना कब की गई थी इसकी, 1949 में स्थापना की गई थी, 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। अब ये भी नाटो के बारे में इन्फॉर्मेशन किसी को ये नहीं पता है ना कि नाटो की स्थापना कब की गई थी, तो शर्म की बात है, क्योंकि नाटो की स्थापना ऑलमोस्ट सभी को पता है कि क्यों की गई थी। सिंपल भाषा क्या है, बात करते हैं कोल्ड वॉर की।
जब कोल्ड वॉर चल रहा था, यानी कि शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध क्या था? शीत युद्ध में ना तो लड़ाई हो रही थी, ना शांति से बैठ रहे थे। एक ग्रुप था यूएसआर का, दूसरा था यूएसएसआर, एक था यूएसए यानी कि अमेरिका, जो यूनाइटेड स्टेट है, इसके नेतृत्व में एक ग्रुप था जिसमें यूरोपियन यूनियन था और भी देश शामिल थे। दूसरा था यूएसएसआर, इसके संबंधित देश जो भी है, मान लो आप, इसमें कौन कौन से थे? आज का यूक्रेन है वो इसी का पार्ट था, कजाकिस्तान इसी का पार्ट था, ये सारे देश थे। तो इन दोनों के मध्य युद्ध चल रहा था। युद्ध मतलब आपस में ये दोनों लड़ नहीं रहे थे, लेकिन ऐसा लड़ रहा था कि इन दोनों के मध्य, ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के मध्य कभी भी युद्ध हो सकता है। कभी भी यूएसए इस पर अटैक कर सकता है, ये कभी भी इस पर अटैक कर सकता है। और वैसे अटैक करते नहीं थे क्योंकि इसके पास में भी परमाणु हथियार थे, इसके पास में भी परमाणु हथियार थे, तो एक दूसरे से डरते थे। अब ये क्या करते थे? यूएसए अपने जो भी जैसे मान लो अफगानिस्तान, अगर अफगानिस्तान में इसका राज है, किसका? यूएसएसआर का राज है अफगानिस्तान में, तो यूएसए इस पर तनाव पैदा करेगा, अपने है वो हथियार भेजेगा, इनके खिलाफ वो हथियार भेजेगा, ये करेगा और कैसे भी करके युद्ध लड़ाने की कोशिश करेगा ताकि इसका वर्चस्व खत्म हो जाए। और वैसे ही यूएसएसआर क्या कर रहा था? जैसे वियतनाम है, वियतनाम में यूएसए युद्ध लड़ रहा था, वियतनाम में यूएसए युद्ध लड़ रहा था, तो ये इसको पैसे दे रहा था, तो ये प्रॉक्सी की तरह लड़ रहे थे। प्रॉक्सी क्या होता है? एक एग्जाम्पल और देखते हैं। प्रॉक्सी का मतलब होता है, यहाँ पे भारत है, पाकिस्तान को पता है कि हम भारत से युद्ध नहीं जीत सकते, पाकिस्तान को पता है कि हमारी औकात नहीं है कि हम भारत से युद्ध जीत सकते हैं, तो पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान आतंकवादियों को पैसा देता है, आतंकवादियों को पैसा देता है कि आप भारत में जाके लड़ो। ये क्या हुआ? ये एक प्रकार का प्रॉक्सी वॉर हो गया। प्रॉक्सी वॉर मतलब खुद युद्ध नहीं लड़ता है, अपने छोटे छोटे ग्रुप होता है उनके द्वारा युद्ध लड़वाता है। एक और एग्जाम्पल, ईरान को पता है कि मैं इजराइल से युद्ध नहीं जीत सकता, तो ईरान क्या कर रहा है? प्रॉक्सी के माध्यम से इजराइल पर अटैक कर रहा है। प्रॉक्सी कौन कौन सी? हमास है, वो ईरान का प्रॉक्सी है, हिजबुल्ला है, वो ईरान का प्रॉक्सी है। तो ये प्रॉक्सी वॉर है। तो कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए और यूएसएसआर ये दोनों आपस में युद्ध नहीं लड़ रहे थे, ये दोनों प्रॉक्सी के माध्यम से युद्ध लड़ रहे थे। अब यूएसए को पता था कि भाई यूएसएसआर हमारे पे कभी अटैक कर सकता है, सेम देखने को मिलता था यूएसएसआर की ओर से। तो इसे रोकने के लिए, इस समस्या को रोकने के लिए यूएसए के द्वारा एक ग्रुप बनाया जाता है। अमेरिका है, एक ग्रुप बनाता है, उसका नाम रखता है नाटो। इसमें किसके देशों को शामिल करता है? इसमें यूरोपियन यूनियन के देशों को शामिल करता है, यूएसए शामिल हो जाता है। अब क्या करता है? अगर कोई भी देश जैसे यूरोपियन यूनियन, मान लो फ्रांस, अगर कोई भी देश फ्रांस पे अटैक करेगा तो पूरे ये ग्रुप है ना, ये मिलके उस देश पे अटैक कर देंगे। मतलब क्या है? आपके 5 दोस्तों की एक टीम है जिसमें आप 5 दोस्त शामिल हो। मान लो किसी ने इस दोस्त को चांटा मारा, आप चारों जाके इसको मारोगे। भाई तूने मेरे दोस्त को मारा कैसे? तेरी औकात कैसे होगी मेरे दोस्त को मारने के लिए? अब इस दोस्त का नाम क्या दे दिया? इन 5 दोस्तों का नाम रख दिया आपने नाटो। मतलब अगर आपने किसी भी मेरे एक दोस्त को छेड़ा भी ना, तो हम 5 मिलके मारेंगे। ये होता है नाटो। नाटो में है संयुक्त रक्षा का समझौता है। संयुक्त रक्षा का मतलब है कि अगर आप किसी एक को मारोगे तो हम सब मिलके आपको मारेंगे। इस वजह से नाटो है वो एक दूसरे की रक्षा की गारंटी लेता है। अगर आपको कोई छेड़ेगा मैं मदद करूंगा, मेरे को कोई छेड़ेगा आप मदद करना, हम सब मिलके उसको काउंटर करेंगे। तो ये जो बनाया गया था ना, नाटो की जो स्थापना की गई थी, ये डर था यूएसएसआर का। अमेरिका को लगता था कि अगर यूरोप के जो देश है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, ये बहुत सारे देश है ना, अगर इनको मैंने सुरक्षा नहीं दी तो रसिया इन पे कभी भी कब्जा कर लेगा। रसिया मतलब यूएसएसआर। आज का जो रसिया है वो उस टाइम में यूएसएसआर था। भाईचारा बना रखा, भाईचारा ऑन टॉप। सिंपल भाषा में भाईचारा ऑन टॉप की बात थी कि हमारा भाईचारा है कि हम पे कोई अटैक नहीं करेगा, अगर अटैक करके रखा तो ठोक देंगे, हम सब मिलकर ठोकेंगे। वही वाली बात है, ठीक है। तो इसकी स्थापना आपको समझ में आ गई, स्थापना क्यों की गई थी? यूएसएसआर को रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी कि साथ में मिलकर लड़ेंगे। सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, शुद्ध हिंदी भाषा का शब्द है सामूहिक सुरक्षा को सुरक्षित करना। यहाँ पे एंश्योर कलेक्टिव सिक्योरिटी, इंग्लिश में इंश्योर कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात की जा रही है। समझ में आ गया? कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में बात की जा रही है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। कितने देश है इसके सदस्य? 32 देश है वो इसके मेंबर है। 32 देश है वो उसके मेंबर है। कौन कौन से देश है? एग्जैक्ट नंबर आपको, एग्जैक्ट क्या बोलते हैं, नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। याद रखना, यूएसए शामिल है, फ्रांस शामिल है, यूके शामिल है,
और भी कुछ यूरोप के देश है वो शामिल है। यूक्रेन इसमें शामिल नहीं है, ये चीज़ याद रखना, यूक्रेन इसमें शामिल नहीं है। बाकी ये सारे देश है वो शामिल है। भारत मेंबर नहीं है, चाइना मेंबर नहीं है, रूस मेंबर नहीं है, बाकी ये कुछ देश है यूरोप के, ये शामिल है। ठीक है, लेटेस्ट मेंबर कौन सा बना है? स्वीडन इसका लेटेस्ट मेंबर बना है, 2024 में स्वीडन इसका लेटेस्ट मेंबर बना है। ये पॉइंट आप याद रखना, बाकी चीज़ें इसके कोई काम की है नहीं वैसे भी। इसका ये यहाँ पे लिखा है एक वर्ड है आर्टिकल 5, क्या इसको याद रखना है? इंडिया शामिल नहीं है, क्या ये लाइन याद रखनी है कि आर्टिकल 5 में क्या लिखा है? नहीं याद रखना। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगी कि जो नाटो है उसके आर्टिकल 5 में क्या लिखा है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगी। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका सिद्धांत क्या है। भारत किसी में शामिल नहीं हुआ था, जी भारत किसी में शामिल नहीं होता। भारत ना तो यूएसए की ओर था ना यूएसएसआर की ओर था, दोनों में बीच में था। बीच में मतलब नॉन अलाइन था, इसलिए भारत कहा जाता है नॉन अलाइन मूवमेंट। नेम कहा जाता है, नेम इसी वजह से कहा जाता है कि भारत दोनों में से किसी में नहीं था। इसकी वजह से आज भी हम भुगत रहे हैं। काश किसी एक ग्रुप में शामिल थे तो भारत तो बेटर कंडीशन में होता। मतलब ऐसे मैं जनरली नहीं कह रहा हूँ, वैसे आप कहोगे कि नेम तो बहुत अच्छा था, भारत को किसी ग्रुप में क्यों शामिल होना था, बट इन द प्रैक्टिकली हम है ना रसिया के ग्रुप में थे, हमने यूएसएसआर की थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट किया था। बट अगर हम ऑफिशियली शामिल होते ना तो बेनिफिट ज़्यादा ही मिलते। आप खुद सोच के देख लेना, पाकिस्तान को आज भी अमेरिका है वो सपोर्ट करता है। ठीक है, पाकिस्तान को आज भी अमेरिका सपोर्ट करता है, भारत को खुले से कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। अभी अभी हमने देखा था भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में देखने को मिला था, पाकिस्तान को काफ़ी देशों ने सपोर्ट किया था। यूएसए ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, टर्की है पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। ठीक है, कुछ जो देश है ये अरब कंट्रीज है ये पाकिस्तान को सपोर्ट करती है। एक सिंगल देश भी ऐसे सामने नहीं आया जो भारत को सपोर्ट करता है। आप कहोगे रसिया ने सपोर्ट किया था, रसिया ने सपोर्ट नहीं किया था। रसिया ने इतना कहा था कि शांति बना के रखो। जैसे भारत दूसरे देशों को गोली देता है ना कि भाई आप शांति बना के रखो, रसिया ने वही गोली भारत को पकड़ा दी, क्योंकि रसिया ने हमेशा भारत की हेल्प की थी। बदले में भारत ने नहीं, रसिया ने सपोर्ट किया। देखो क्या सीन था कि मतलब रसिया और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा था, तब भारत से रसिया को एक्सपेक्टेशन, जैसे कि मेरे आप दोस्त हो और मेरे को उम्मीद है कि मेरी किसी दुश्मन से लड़ाई हुई तो आप मेरे को हेल्प करोगे। लेकिन उस टाइम आप क्या कह रहे हो, भाई शांति बना के रखो, मेरे को ज्ञान पेल रहे हो कि शांति बना के रखो, मेरी मदद नहीं कर रहे हो। वहाँ पे वो मेरे ऊपर आके बॉम्ब मार के जा रहा है, मेरे पे अटैक करके जा रहा है, और आप मेरे को क्या कह रहे हो, यार शांति बना के रख, प्लीज़ शांति बना के रख। क्या मैं उस टाइम में शांति बना के रख पाऊंगा? नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि वो मेरे लिए तो जीने मरने की कस्में है, और आप कह रहे हो नहीं शांति बना के रख। तो अभी रसिया ने भी सेम किया है। वही गोली जो हम दूसरों को देते हैं, रसिया ने वो गोली हमें दे दी। क्या गोली दी कि भाई है ना शांति बना के रखो, युद्ध मत करो। हम इजराइल ने हमारा बहुत सपोर्ट किया है, तो इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा था, तो भारत ने क्या किया था, भारत ने इजराइल को कहा था कि शांति बना के रखो, युद्ध मत करो। तो इजराइल ने सेम गोली हमें पकड़ा दी कि तुम भी शांति बना के रखो, युद्ध मत करो। तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है। जब तक आप अपने दोस्त के लिए स्टैंड नहीं लोगे तब कभी उम्मीद मत करो कि आपका दोस्त है वो आपके लिए स्टैंड लेगा। भारत कभी अपने दोस्तों के लिए स्टैंड नहीं लेता है, ये बात फैक्ट है कि भारत कभी अपने दोस्तों के लिए स्टैंड नहीं लेता है, तो बदले में वही गोली हमें मिल जाती है। ठीक है, ये ऑफ द टॉपिक हो गया, टॉपिक ये थोड़ा आउट हो गया था, बाकी ये प्रैक्टिकल चीज़ थी इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, अब क्या यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछेगी कि नाटो के आर्टिकल 5 में क्या लिखा है? यूपीएससी नहीं पूछेगी, क्योंकि यूपीएससी के पास में इतना टाइम नहीं है कि यूपीएससी से फालतू क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इसका उद्देश्य क्या है, नाटो का उद्देश्य क्या है? तो ये सामूहिक सुरक्षा की बात करता है, बस इतने लाइन याद रखना। वैसे ये बहुत पुराना टॉपिक हो गया, यूपीएससी लगता भी नहीं इस पे क्वेश्चन पूछेगा, बहुत पुराना टॉपिक है। ठीक है, बट चर्चा में है, इस वजह से देखना पड़ता है, क्योंकि दिमाग खराब हो सकता है यूपीएससी का कभी भी, और जब दिमाग खराब हो गया तो ऐसे क्वेश्चन पूछ भी लेगी और ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगी। तो हमारी अगर ये क्वेश्चन गलत हो गए तो हमें घर पे आके पानी लेना पड़ेगा चुल्लू पर, उसमें डूब के मर जाना पड़ेगा। इस वजह से हमें ये देखना जरूरी था। ठीक है, सामूहिक हमले का सिद्धांत है, अब तक कभी भी इसका यूज नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी देश ने नाटो के किसी सदस्य देश पे अटैक नहीं किया है। अगर सदस्य देश पे अटैक नहीं हुआ है तो कोई भी नाटो के सदस्य देश मिलकर उस पर अटैक नहीं करेगा। इस वजह से इसका उपयोग केवल एक बार हुआ था। कब हुआ था? जब अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ था, ओसामा बिन लादेन के द्वारा अटैक किया गया था, तब सारे नाटो के देशों ने मिलकर ओसामा को ढूंढने की कोशिश की थी। इससे पहले ये कभी देखने को नहीं मिला था। ठीक है जी, अब ये काम की चीज़ें क्या है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, काम की चीज़ें नहीं है।
यहाँ पे ये क्या लिखा है, एक लाइन है, वो ट्रम्प कहता है, बट ये अमेरिका के लिए तैयारी नहीं कर रहे। अमेरिका में हमें जाके आईएएस नहीं बनना है, बट फिर भी आपको न्यूज़ के लिए याद रखना, ट्रम्प ने क्या कहा है, ट्रम्प ने कहा है कि भाई हमारे पास में हथियार बहुत है, ठीक है। तो ट्रम्प को चिंता हो रही थी, ट्रम्प क्या बिजनेसमैन आदमी है, वो थोड़ा पागल आदमी साइक को, उसे भी कैसे भी करके पैसे कमाने हैं, ठीक है। वो सोचता कैसे, उसको ये नहीं सोचता है कि भाई अमेरिका इतना बड़ा देश है, अमेरिका का सालों से इतिहास रहा है, अमेरिका का वर्चस्व रहा है, अमेरिका की जवान की वैल्यू रही है, अमेरिका का थोड़ा सॉफ्ट पावर है देशों में, वो अमेरिका नहीं सोचता है। मतलब अभी ट्रम्प नहीं सोच रहा है, ट्रम्प क्या सोच रहा है, कैसे भी करके पैसे कमाने हैं। इसके लिए ट्रम्प ने क्या किया, इसके लिए ट्रम्प ने कहा है कि भाई जितने भी नाटो के देश हैं, नाटो के देश है, उसमें सुपर पावर कौन है, अमेरिका है। अमेरिका के दम पे ये सारे उछल रहे हैं। मतलब एक दोस्त है, वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत पैसे वाला है, इसके नाम पर ये एमएलए का लड़का है। ये दोस्त है अमेरिका है, वो एमएलए का लड़का है। बाकी देश कौन है, बाकी देश छोटे मोटे देश हैं, वो इसके नाम पर उलट रहे, क्योंकि इसका चाचा है विधायक है, इसके नाम पे बाकी देश उलट रहे हैं। तो अभी ये अमेरिका ने क्या कहा है कि भाई आप सभी हो ना मेरे दम पर उछल रहे हो, तो आप मेरे दम पे मत उछलो, आप अपने आप को स्ट्रांग करो। स्ट्रांग करने के लिए क्या करना है, आपको स्ट्रांग करने के लिए एक काम करना है। क्या काम करना है कि आपकी जीडीपी का 5% है वो खर्च करो, किस पे, हथियारों पे खर्च करो। अमेरिका ने नाटो देशों को कहा है कि आप अपने जो भी आपका खर्चा है, आपकी जितनी भी जीडीपी है, उसका 5% है किस पे खर्च करो, हथियारों पे खर्च करो। ऐसा क्यों कहा, जैसे कि मैं आपको बोल दूं, हम 5-6 दोस्त हैं, ठीक है, उसमें मान लो कि एक कोई दोस्त है वो बहुत मजबूत है, उसका चाचा विधायक है, उसके पास पैसे बहुत है, वो हमेशा पैसे खर्च करता है। लेकिन आज उसको लगने लगा कि जो एमएलए मतलब जो विधायक वाला लड़का था, उसको लगने लगा कि भाई साइड वाले छोरे हैं ना, मेरे जो दोस्त है वो काम के हैं नहीं, वो कभी 1 रुपया भी खर्च नहीं करते हैं, तो वो लगता है यार मैं क्यों खर्च करूं, मैं क्यों बर्बाद हूं। तो वो क्या बोलता है, भाई तेरी जितनी भी पॉकेट मनी है, मतलब तेरे पॉकेट में 100 रुपये मंथली आते हैं, तो तेरे को 5 रुपये उसमें से खर्च करने होंगे। ये किसने कहा, विधायक वाले छोरे ने कहा। क्यों, क्योंकि हर बार वही खर्चा कर रहा था, इस वजह से उसने कहा कि 5 रुपये आप भी खर्च करोगे। तो अमेरिका ने सेम कहा कि भाई हर साल है ना अपनी जीडीपी का 5% है आप रक्षा पे खर्च करोगे, आप हथियारों पे खर्च करोगे। अब ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा, ट्रंप को पता है कि नाटो के देश है, अगर वो 5% हथियारों पे खर्च करेंगे तो वो हथियार कहाँ से लेंगे, रसिया से तो लेंगे नहीं, चाइना से तो लेंगे नहीं, क्योंकि इनका पड़ोसी देश, इनका करीबी देश कौन है, अमेरिका है, तो अमेरिका से लेंगे, हमें बेनिफिट हो जाएगा। तो ये जो विधायक वाला छोरा है ना, ये बेनिफिट लेना चाहता है, क्योंकि इसको पता है कि ये बोलता है कि आप है ना 5 रुपये है वो दारू पे खर्च करो, और दारू है वो किसका है, दारू इसकी एमएलए का है, एमएलए के बेटे की कंपनी है दारू की, तो ये बोलेगा हमारा यहाँ पे फायदा हो जाएगा, तो ये जो पार्टी के लिए खर्चा करवा रहे हो ये हमारे यहाँ से खर्चो तो हमें बेनिफिट हो जाएगा। तो सेम अमेरिका कर रहा है अभी, ठीक है। ये तो यहाँ पे यही लिखा था, बाकी इसमें चीज़ें काम की नहीं है। तो ये बार बार जो न्यूज़ में अभी देखने को मिलेगा, डेली द हिंदू में इस पे एक आर्टिकल आ जाएगा। आर्टिकल क्या आएगा, द हिंदू ज्ञान दे देगा, आज ट्रंप ने ये कहा, आज ट्रंप ने ये कहा, आज ट्रंप ने कहा 5% खर्च करो, फिर ये नाटो के देश है वो मानने से इनकार करने लगे, फिर ट्रंप ने धमकी दी कि अगर आप नहीं मानोगे तो मैं बाहर हो जाऊंगा, फिर वापस नाटो के देश एग्री हो गए। डेली आर्टिकल आएगा, आप इसको मतलब देखो ही मतलब बाहर में जा, ट्रंप को जो करना वो करे, नाटो को जो करना करे। हमने एक बार पढ़ लिया कि 5% क्या है, जीडीपी के 5% खर्च करने, क्यों करने, ताकि अमेरिका को फायदा हो जाए, इस वजह से खर्च करना है। तो बाहर में जाए क्या चीज़ें चल रही है, हमें इस पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। सिंपल बात है, इतनी चीज़ समझ में आ गई, बस यही बात यहाँ पे हो रही है, ओके। अब ये जो आर्टिकल आया ना, बहुत काम का आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल है बहुत काम का आर्टिकल है। क्या है ये है पेरिस समझौते के बारे में है, ये आर्टिकल है पेरिस समझौते के। ट्रंप सातिर बन रहा है, बिल्कुल ट्रंप सातिर बन रहा है। ट्रंप को क्या चाहिए, ट्रंप को चाहिए मजे। अब हम समझते हैं पेरिस समझौते को, तो सबसे पहले हमें ना इसका बैकग्राउंड समझेंगे, पेरिस समझौते का बैकग्राउंड समझेंगे। बहुत काम का आर्टिकल है पेरिस समझौता। अब मैं आपको बता देता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता हो इसको लेके कि कभी हमें पेरिस समझौता देखने को मिलता है, कभी हमें आईपीसीसी देखने को मिलता है न्यूज़ में, कभी हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल न्यूज़ में देखने को मिलता है, कभी हमने देखने को मिलता है कि भाई यूनाइटेड नेशन ये जो UNFCCC की जो कॉन्फ्रेंस है ये न्यूज़ में देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें है क्या, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, इसकी जड़ क्या है, ये सब चीज़ें एक साथ क्यों चल रही है, कौन क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब अगर हम देखें आर्टिकल में, देखो ये सारी बातें नहीं लिखी है, तो एक बार ध्यान से सुनने की कोशिश करना। सबसे पहले क्या होता है, 1962 में एक बुक लिखी जाती है,
बुक का नाम था। इस बुक का नाम याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, इस बुक का नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बट बुक का नाम है साइलेंट स्प्रिंग। ये एक बुक लिखी जाती है। इसमें क्या होता है, ये जो बुक लिखी जाती है, इस वैज्ञानिक का नाम था रिचेल कार्सन। इस वैज्ञानिक का नाम था रिचेल कार्सन। ये बुक लिखता है और ये बताता है कि जो पर्यावरण है ना वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। 1960s में ये कहता है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और इसका लॉन्ग टर्म में बहुत बुरा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर अभी भी आप इस पर ध्यान नहीं दोगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमें इसका भुगतान करना पड़े। तो अब इसके बाद में ये जब बुक आई ना, ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई। उस टाइम में ये बुक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई। यहाँ से एक शब्द देखने को मिलता है, क्या? पर्यावरण के प्रति जागरूकता। पर्यावरण के प्रति जागरूकता, ये हमें शब्द देखने को मिलता है। अब ये जो शब्द है ना धीरे धीरे प्रचलित होने को लगता है, यहाँ से धीरे धीरे इस पर बात होने लगती है। 10 साल बीत जाते हैं, अलग अलग लोग इस पर बात करते हैं। यहाँ पे एक संस्था बीच में आती है। संस्था का नाम क्या था? यूनाइटेड नेशन, यूएन जिसका नाम था, ये बीच में आती है। बीच में आके क्या करती है? बीच में आके सारे देशों को बोलती है कि आप एक जगह मिलो, हम मिलकर इस पर बात करते हैं। साल था 1972 का, 1972 का साल था। इस दौरान क्या होता है? इस दौरान स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस होती है। स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन कहते हैं या स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कहते हैं। ये जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले हमें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम देखने को मिलता है। यूनेप की स्थापना हो जाती है। यूनेप की स्थापना कब होती है? 1972 में होती है। 1972 में हमें स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनेप की स्थापना देखने को मिलती है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है? 1972 में देखने को मिलती है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। यूनेप की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी। इस पर डिस्कशन कब से स्टार्ट हुआ? 1972 से स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही यूनेप की स्थापना हुई, यूनेप को टारगेट दिया है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। भाई कैसे भी करके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इसके लिए तू काम करेगा। यूनेप की स्थापना हो गई, अब इस पर काम करना स्टार्ट हो जाएगा। अब धीरे धीरे इस पर क्या हो जाएगा? काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। 1972 के 8 साल बाद में, नेक्स्ट स्लाइड, 1972 के 8 साल बाद में 1980 में 1980s में क्या होता है? 1980s में वापस वर्ल्ड की कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, वापस वर्ल्ड की कॉन्फ्रेंस होती है। इस दौरान IUCN की स्थापना हो जाती है। IUCN क्या? IUCN एक संस्था है जिसमें क्या होता है? जिसमें होता है कि कौन सी स्पीसीज है, यानी कि कौन सी प्रजाति है वो संकट में है, इस पर बात की जा रही है। तो देखो IUCN है वो किस पे बात करती है? प्रजाति है वो कितने संकट में है, इस पे बात कर रही है, जिसकी स्थापना 1980s में हो चुकी है। अगर UPSC में क्रोनोलॉजिकल कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले किसकी स्थापना हुई थी, पहले कौन सी घटना हुई थी, तो IUCN की स्थापना 1980 में हो चुकी है। क्रोनोलॉजी में कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर वो चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है, आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर गलत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे IUCN की स्थापना हो गई है। IUCN को काम भी सौंप दिया है कि भाई कौन सी जो प्रजाति है वो कितने खतरे में है, उसके बारे में तेरे को बताना है, ठीक है, तू जाके तेरा काम कर। याद रहेगा यहाँ पे 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद में आते हैं, ठीक, 1987 में आ जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे UN के द्वारा एक रिपोर्ट बनाई जाती है, एक रिपोर्ट बनाई जाती है, साथ ही साथ में एक कमीशन भी बनाया जाता है। कमीशन क्या होता है? कमीशन होता है ब्रिटेन लैंड कमीशन, ब्रिटेन लैंड कमीशन, ये बनाया जाता है। इस दौरान एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की जाती है। कौन सी रिपोर्ट होती है? ये होती है ब्रिटेन लैंड रिपोर्ट, हमारा कॉमन फ्यूचर, आर कॉमन फ्यूचर। क्या ये सारी चीज़ें याद रखनी है? इसको याद रखना, IUCN को याद रखना, ठीक है, IUCN को याद रखना। और इससे पहले स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को याद रखना जो 1972 में हुई थी स्टॉकहोम, इस दौरान यूनेप की स्थापना हुई थी। इन दोनों को याद रखना, इसको याद मत रखना। क्यों याद नहीं रखना? यहाँ पे कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई थी तो इसको याद नहीं रखोगे तो चलेगा, इसको जरूर याद रखना। यूनेप की स्थापना को जरूर याद रखना। यूनेप की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। किसके दौरान हुई थी? ये हुई थी, इसको जरूर याद रखना, भूलना मत। जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को याद रखना और IUCN की स्थापना को याद रखना। उसके बाद में आते हैं 1987 पे, 1987 क्या होता है इस दौरान? इस दौरान होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। अभी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या होता है? अभी तक हम बात कर रहे हैं ना, अभी तक अलग अलग बातें चल रही है।
कोई भी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रही, सब चीज़ें अलग अलग चल रही है। कंक्लूजन पे कब पहुंचेगी उसके बारे में अभी बात करने वाले हैं, थोड़ी देर बाद में उसके बारे में बात करेंगे। पर अभी भी कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। यहाँ पे एक प्रोटोकॉल होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या होता है, ये जो प्रोटोकॉल होता है इसमें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि यूनेप प्लस इसकी हेल्प कौन करता है, वर्ल्ड नेशन जितने भी देश होते हैं यानी कि यूएन मान लो, ये दोनों मिलके यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी हेल्प कौन करता है, यूनाइटेड नेशन, ये दोनों मिलके एक प्रोटोकॉल करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मैं फिर से बता देता हूँ अभी तक हमने क्या देखा है, 1972 में एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसे हम कहते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। 1972 में एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसे हम कहते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इसी दौरान स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना होती है, यूनेप की स्थापना होती है। इसके बाद में 1980 में IUCN की स्थापना होती है। 1980 में IUCN की स्थापना होती है जो कि प्रजातियों की रक्षा करने की काम करता है। 1980 के बाद में आते हैं हम 1987 में, 1987 में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो रहा है। क्या हो रहा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन करवा रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और इसकी हेल्प कर रहा है यूनाइटेड नेशंस यानी कि यूनेप है, उसकी मदद कौन कर रहा है, UN के द्वारा उसकी मदद की जा रही है। इसकी सहायता से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किसके बारे में बात की जाती है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में बात की जाती है। ये क्या है, ये एक गैस है, AC है, फ्रीज है, जो होते हैं ना उनसे इस गैस है वो उत्सर्जित होती है। ये जो गैस है इससे उत्सर्जित होती है और इसके बारे में बात की जाती है। यानी कि यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिलती है, यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है कि ये जो हमारी ओजोन परत है ना, ये धीरे धीरे खत्म हो रही है। हमारी ओजोन परत है वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है। अब ओजोन परत इसका मतलब है कि कोई ऐसी लेयर नहीं बनी हुई है कोई ऐसी कोई कृत्रिम लेयर नहीं बनी हुई है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, ओजोन एक गैस होती है, O2 प्लस ऑक्सीजन, ये क्रिया करके क्या बनता है, O3 बनती है यानी कि ओजोन बनती है। तो हमारी की पृथ्वी के वायुमंडल में एक गैस है O3 गैस, ओजोन गैस है। ये जो ओजोन गैस होती है सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकती है। ये जो ओजोन गैस होती है पराबैंगनी किरणों को रोकती है, अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है, ठीक है। डायरेक्ट हमारी हीट, हमारे सिर पे डायरेक्ट हीट नहीं आती है। अगर ये डायरेक्ट हीट आएगी तो कई सारी बीमारियां हो जाएगी जैसे कि कैंसर, बट इसे ओजोन के द्वारा रोक दिया जाता है। परंतु क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैस होती है ना वो ओजोन के पास में जाती है और यहाँ पे जो O2 प्लस O है ये तीनों क्रिया करके ओजोन बनती है। परंतु ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है ये इससे क्रिया करके दूसरी गैस बना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बन जाती है। तो यहाँ पे ओजोन है वो धीरे धीरे विघटित हो जाएगी। अगर O3 नहीं बनेगी तो यहाँ पे ओजोन है वो कमज़ोर हो जाएगी और ओजोन अगर कमज़ोर हो जाएगी तो सूर्य की किरण है वो हमारे पे आना स्टार्ट हो जाएगी तो ओजोन है वो उसका विघटन होना, इसका मतलब ये नहीं कि ओजोन की कोई परत थी वो टूट गई है, कोई ऐसी लेयर बनी हुई थी, कोई ऐसी पत्थर वगैरह की लेयर बनी थी और वो टूट गई, नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं था। ओजोन एक गैस थी वो वहाँ पे मौजूद थी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैस वहाँ पे जाती है, इसका क्रिया है वो तोड़वा देती है और जब इसकी रिएक्शन टूट जाती है तो दूसरी गैसेस बन जाती है और इसके कारण जो ओजोन गैस है उसकी मात्रा कम हो जाती है, पतली हो जाती है, ये लेयर पूरी होती है ये पतली हो जाती है और सूर्य की किरण है वो सीधी हमारे ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है इसमें बात की जाती है कि ओजोन की रक्षा करनी है और अगर हमें ओजोन की रक्षा करनी है इसके लिए हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रोकना है। जो ऐसी फ्रीज वगैरह से गैस उत्सर्जित होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको हमें रोकना है। ये बात कब की गई थी, ये बात की गई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। अगर UPSC क्वेश्चन पूछे कि ओजोन गैस के जो डिफ्लेक्टेशन होता है, जो नुकसान होता है, उसे रोकने के लिए सबसे पहले बात कब की गई थी, तो यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है। इससे पहले ओजोन गैस पर बात नहीं की गई है, बाद में बहुत बार की गई है, लेकिन पहली बार जो बात की गई थी वो 1987 में बात की गई थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के दौरान की गई थी ठीक है। तो 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको याद रखना है। उसके बाद में आ जाते हैं 1988 पर, 1988 पे आ जाते हैं, 1988 पे आ जाते हैं। इस दौरान क्या होता है, इस दौरान हमें स्थापना देखने को मिलती है IPCC। IPCC क्या है, IPCC है ना, इसका काम है कि हमारा जो तापमान है वो कितना बढ़ रहा है, इसके बारे में वो थोड़ी बात करेंगे, लेकिन अभी जस्ट सुन लो इसके बारे में। हमारे जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी का कितना है वो तापमान बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आज है तापमान 27 डिग्री है, एक साल बाद में ये तापमान 28 डिग्री हो गया, तो ये 1 डिग्री तापमान बढ़ गया है। तो ये जो IPCC है इसका काम है कि हमारी पृथ्वी का तापमान है वो कितना बढ़ता जा रहा है, इस पर रिपोर्ट देना कि
पृथ्वी का तापमान इतने डिग्री से बढ़ता जा रहा है, अगर आपने ये काम नहीं किया तो तापमान इतना बढ़ सकता है। इन सब के बारे में रिपोर्ट कौन देता है? आईपीसीसी देता है। इन सब के बारे में रिपोर्ट कौन देता है? आईपीसीसी देता है। ठीक है, आईपीसीसी क्या देता है रिपोर्ट कि भाई हमारा तापमान इतना बढ़ रहा है, इतनी डिग्री से बढ़ रहा है, इसको ऐसे रोका जा सकता है, इसके बारे में बात करता है। तो आईपीसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, 1988 में आईपीसीसी की स्थापना होती है। ये सारे टर्मिनोलॉजी है, इनको याद रखना। ये सारे जो इसमें जो कालक्रम दिया हुआ है, टाइमलाइन दी हुई है, इसको भी याद रखना, भूलना मत। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को भी मत भूलना, ठीक है, ये नहीं भूलोगे। उसके बाद में आते हैं ठीक इन सबको कंक्लूजन करने के लिए, इन सबको एक मंच पर लाने के लिए। सारी घटनाएं अलग अलग हो रही है। आईपीसीसी बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, आईयूसीएन बन रहा है यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो रहा है, ये सारी अलग अलग हो रही थी। तो ये ना समझ में नहीं आ रहा था, सारे देश कंफ्यूज थे कि करना क्या है। भाई तुम हर जगह आते हो, अलग अलग ज्ञान देके चले जाते हो, हम आखिर में करें तो करें क्या? हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है। एक यूपीएससी का छात्र होता है, आप प्रीलिम के लिए ये पढ़ो, मेंस के लिए ये पढ़ो, इंटरव्यू के लिए ये पढ़ो, करंट अफेयर के लिए ये बुक पढ़ो और ये न्यूज़पेपर पढ़ो। हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, हमें कंफ्यूज करें कि हमें पढ़ना क्या है। कंफ्यूज होकर रहे भाई, एक चीज़ पढ़ो कि पढ़ना क्या आखिर में। तो सेम पूरा वर्ल्ड है वो कंफ्यूज होकर बैठा था कि आप 10 चीज़ें करके बैठे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या आखिर में, एक चीज़ बताओ। इसके लिए पूरा वर्ल्ड है वो एक होता है, पूरा विश्व इकट्ठा होता है। कहाँ पर होता है? रियो में। रियो क्या है? रियो डी जेनेरियो एक शहर है ब्राज़ील का। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का एक शहर है। पूरा विश्व यहाँ पे इकट्ठा होता है, पूरा विश्व यहाँ पे इकट्ठा होके एक बात आता है, एक मंच बनाता है, इसे हम कहते हैं रियो मंच। रियो डी जेनेरियो एक शहर है, यहाँ पे एक मंच स्थापित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बात क्या होती है? इस समिट को कहा जाता है रियो अर्थ समिट। पूरी पृथ्वी की सुरक्षा के लिए ये समिट है वो किया गया था, इसे हम कहते हैं रियो अर्थ समिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रियो अर्थ समिट भी कहते हैं। किसके द्वारा ये किया गया था? ये जो समिट है इसका आयोजन किसने किया था? अलग पेज पे लिखते हैं, रियो अर्थ समिट। ये समिट का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले 1992 में इसकी स्थापना की गई थी, मतलब इसका आयोजन किया गया था। इसकी जो स्थापना यानी कि आयोजन किया गया था वो यूएनसीईडी द्वारा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ये किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? यूनाइटेड नेशन एंड कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ये प्रोग्राम है वो चलाया गया था। इस दौरान हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है? ये जो रियो प्रोग्राम है ये केवल पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए नहीं था, ये केवल तापमान बढ़ने को रोकने के लिए नहीं था, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इसी वजह से इसे अर्थ समिट भी कहते हैं। पूरी पृथ्वी की सुरक्षा के लिए बनाया गया सबसे बड़ा समिट था। इतना बड़ा समिट हमें कभी भी देखने को नहीं मिला है, तो ये सबसे बड़ा समिट था। यहाँ पे किन किन चीज़ों पर बात की गई थी, क्या क्या इसके आउटकम देखने को मिले थे? बात करें रियो के आउटकम की, यहाँ पे क्या क्या आउटकम देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं क्या देखने को मिला। यहाँ पे यूएन, यहाँ पे देखो एक मिनट रुकना है ना, क्या क्या आउटकम देखने को मिलते हैं? UNFCCC पहला आउटकम है UNFCCC। क्या होता है अभी इसके बारे में बात करेंगे, एक बार सुन लेना। पहला आउटकम देखने को मिला है UNFCCC के बारे में बात करेंगे, यानी कि पहला आउटकम देखने को मिला। दूसरा आउटकम क्या देखने को मिला है? UNCBD। ये भी क्या होता है इसके बारे में भी अभी बात करेंगे, एक मिनट रुक जाओ बस। UNFCCC देखने को मिलता है, UNCBD देखने को मिलता है। अभी आपको रटवा दूंगा चीज़ें क्या होती है, अभी आपको याद करवा दूंगा, बट अभी सुनते जाओ। UNFCCC की स्थापना हो रही है, UNCBD की स्थापना हो रही है, इसके बाद में UNCCD की स्थापना हो रही है। तीसरा है UNCCD की स्थापना हो रही है। चौथा क्या है? चौथा है एजेंडा 21। एजेंडा 21 इसके बारे में बात हो रही है, यानी कि ये जो रियो डी जेनेरियो हुआ था, रियो डी सम्मेलन हुआ था, अर्थ समिट हुआ था, यहाँ पर अलग अलग चीज़ों के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर अलग अलग चीज़ों के बारे में बात हो रही है। क्या क्या बातें हो रही है? UNFCCC के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? UNFCCC के बारे में बात हो रही है। UNCBD के बारे में बात हो रही है। ओके सागर जी, ओके सागर जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे अलग अलग समिट के बारे में बात हो रही है, UNFCCC के बारे में बात हो रही है, UNCBD के बारे में बात हो रही है, उसके बाद में UNCCD के बारे में बात हो रही है और एजेंडा 21 के बारे में बात हो रही है। अब ये सारी चीज़ें होती क्या है, इन चीज़ों में क्या चीज़ें होती है, किस पे डिस्कस किया जाता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं।
ठीक है, इस पे क्या चर्चा होती है, किससे रिलेटेड है, UNFCCC क्या करता है, इन सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है, UNFCCC में क्या बात होता है, UNFCCC है वो किससे संबंधित है, इसमें क्या बात की जाती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें UNFCCC की, ये क्या काम करता है, ये काम करता है कि पर्यावरण कितना प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, पर्यावरण कितना प्रदूषित हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में बात की जाती है। रोहित प्रजापति, नमस्ते 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 रोहित जी, स्वागत है आपका। ठीक है, अब बात कर लेते हैं UNFCCC के बारे में। UNFCCC में बात होती है, ठीक है, एक बार मैं अलग पेज ही ले लेता हूँ, कहाँ गया, UNFCCC फुल फॉर्म क्या होती है UNFCCC की, UNFCCC की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन। UN का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन, F का मतलब क्या होता है, फ्रेमवर्क, F का मतलब होता है फ्रेमवर्क, C का मतलब होता है, राधे राधे जी, कानू जी राधे राधे, ठीक है, F का मतलब होता है फ्रेमवर्क, C का मतलब क्या होता है, C का मतलब होता है कन्वेंशन, फिर नेक्स्ट C का मतलब क्या होता है, क्लाइमेट, और नेक्स्ट C का मतलब होता है चेंज। अगर इसका फुल फॉर्म क्या बनेगी, इसकी फुल फॉर्म बनेगी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दोबारा फुल फॉर्म याद रखना, क्या है, याद फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, फुल फॉर्म है वो याद रखना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लास्ट बार बोलूंगा, यूनाइटेड नेशन, UN का मतलब हो जाएगा यूनाइटेड नेशन, इसको याद नहीं रखो तो भी चलेगा। F का मतलब होता है फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, C का मतलब होता है कन्वेंशन, ठीक है, नेक्स्ट C का मतलब होता है क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ पे बात की जाती है जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, जलवायु परिवर्तन क्या है, कैसे हो रहा है, इसे रोकने के लिए इस पे काम किया जाता है कि इसको कैसे रोकना है। जैसे हम पेरिस एग्रीमेंट को देखते हैं, तो पेरिस एग्रीमेंट है वो इसी की देन है, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट वो इसी की देन है, क्योंकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, एनवायरनमेंट को प्रदूषित होने के रोकने के लिए ये प्रोजेक्ट है वो चलाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की थी UNCBD के बारे में। नेक्स्ट हमने किसके बारे में बात की थी, UNCBD के बारे में बात की थी। अब ये UNCBD क्या है, यहाँ पे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन, UN को साइड में रखो, C का मतलब होता कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी, और यहाँ पे लिख सकते हो बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता के बारे में बात की जाती है। UNCBD में जैव विविधता के बारे में बात की जाती है, बायोडाइवर्सिटी के में बात की जाती है, कितनी जैव विविधता है, कितनी प्रजातियां देखने को मिल जाती है, इसके बारे में बात की जाती है, इसके संरक्षण के बारे में बात की जाती है UNCBD में, ठीक है। UNCBD के बाद में नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है, नेक्स्ट मिलता है UNCCD। UNCCD क्या, ये CCD कॉफ़ी कैफ़े डे के बारे में बात हो रही है, नहीं जी, ये कॉफ़ी कैफ़े डे के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। जो ये मरुस्थलीकरण हो रहा है, मरुस्थल बढ़ते जा रहे हैं, रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में बात की जा रही है। UNCCD में रेगिस्तान जो बढ़ता जा रहा है उसके बारे में बात की जा रही है, बंजर भूमि बढ़ती जा रही है उसके बारे में बात की जा रही है कि कैसे उनको रोकना है। तो ये है UNCCD, कॉम्बैट कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट है एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है, इसमें है वो 21वीं सदी में, 21वीं सदी में कोई क्या क्या चैलेंज देखने को मिल सकते हैं, उन चैलेंजेस से कैसे निपटना है, इसके बारे में एजेंडा 21 में बात की जाती है। और पांचवा जो आया था वो था वन सिद्धांत, फॉरेस्ट प्रिंसिपल के बारे में बात की गई थी, किसमें, रियो डी जेनेरियो में। रियो डी सम्मेलन हुआ था, उसमें अलग अलग चीज़ों में बात की गई थी, रियो डी जेनेरियो में अलग अलग चीज़ों में बात हुई थी। पहली थी UNFCCC के बारे में, UNFCCC है वो पर्यावरण प्रदूषण को रोकती है। फिर UNCBD के बारे में बात हुई थी, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात करती है कि जैव विविधता है उसे कैसे प्रोटेक्ट करके रखा जा सकता है। फिर बात हुई थी कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के बारे में, मरुस्थलीकरण को कैसे रोकना इसके बारे में। नेक्स्ट एजेंडा 21 में और फॉरेस्टिफिकेशन में, मतलब ये तो दोनों ईजी है, फॉरेस्ट वाला ईजी है और ये जो एजेंडा 21 है ये भी ईजी है, इसमें ज़्यादा कोई माथाकूट है नहीं। तो ये किसके बारे में बैकग्राउंड था, ये UNFCCC के बारे में था। ये साथ ही साथ में रियो डी जेनेरियो के बारे में था कि रियो डी जेनेरियो में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है, किन किन चीज़ों पे बात की गई थी, इस सब के बारे में हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ तक याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं पेरिस एग्रीमेंट है उसका बैकग्राउंड क्या था। हम बार बार डिस्कस करते हैं पेरिस एग्रीमेंट को।
इसका मतलब बैकग्राउंड क्या था, ये कहाँ तक आता है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जेनेरियो है ना, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरियो कह सकते हैं, इसे हम अर्थ समिट कह सकते हैं। ये कब हुआ था, 1992 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। इसमें हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। इनमें से एक चीज़ देखने को मिलती है, यूएनएफ ट्रिपल सी देखने को मिलता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब ये जो चीज़ हमें देखने को मिलती है क्या, यूएनएफ ट्रिपल सी, ठीक है, इसमें इसकी समय समय पर बैठक होती है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसकी समय समय पर बैठक देखने को मिलती है, ठीक है। अब ये जो समय समय पर बैठक होगी ना, इसकी इसे कहा जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। आप ये बार बार न्यूज़ में देखते होंगे कि ये COP लिखा होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 20। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होती है, यहाँ पे एक संस्था है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक संस्था है, इसकी जो मेन बॉडी यूज होती है ना, जैसे हमारी मोदी जी, मतलब हमारी लोकसभा है, इसकी समय समय पर बैठक होती है, राज्यसभा की बैठक होती है, इनकी मीटिंग होती है। तो समय समय पर ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, इसकी भी बैठक होती है। हर साल में एक बार ये बैठते हैं, हर साल में एक बार ये बैठते हैं। तो जितनी बार भी बैठेंगे, इस वजह से इसका नाम दिया जाएगा 21वीं बैठक, 22वीं बैठक, ऐसे लिखा जाएगा। तो ये COP21 क्या होता है, इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। मतलब ये जो इसके सदस्य होते हैं ना, UNFCCC में जो मेंबर हैं, उनकी जो मीटिंग होगी उसे कहा जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। मैं सिंपल भाषा में एक बार फिर से समझा देता हूँ। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये क्या है, ये एक संस्था है। कहाँ से ये संस्था आई है, रियो डी जेनेरियो से आई है। रियो डी जेनेरो 1992 में क्या हुआ था, एक पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने के लिए एक सम्मेलन हुआ था 1992 में, 1992 में हुआ था। वहाँ से एक संस्था निकल के आती है। संस्था का नाम क्या था, संस्था का नाम था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। अब ये जो UNFCCC है, इसमें बहुत सारे देश जुड़े हुए हैं। ये जो सारे देश हैं, इनकी एक बैठक होती है, इसे कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है, ठीक है। ये समय समय पे मिलते हैं, जितनी बार भी मिलेंगे उसके आगे एक नंबर लिख जाएगा। जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 22, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 20, ये इससे लिखा जाएगा। तो ये बार बार जो न्यूज़ में होता है ना, COP21 हो रहा है, COP22 हो रहा है, तो इसके बारे में हो रहा है, मतलब इसकी मीटिंग के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत हो ना कि COP20 क्या है, COP30 क्या है, तो ये इसी के बारे में बात की जा रही है। अब ये बार बार मीटिंग होती है, तो इसमें चर्चा क्या होती है, तो इसमें पर्यावरण के बारे में अलग अलग चीज़ें वो चर्चा होती है। जैसे कि सबसे पहली मीटिंग कब हुई थी, पहली मीटिंग हुई थी 1995 में, 1995 में पहली बैठक हुई थी। इसे कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1 कहा जाता है। इसमें क्या बात होती है, इसमें बात होती है, वैसे इसमें कोई खास बात तो नहीं होती है, ये होती है बर्लिन में। बर्लिन कहाँ पर है, जर्मनी में। तो इससे सबसे जो पहली बैठक होती है वो होती है 1995 में, बर्लिन में होती है। खास बात इसमें कुछ होती नहीं है। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बैठक होती है वो 1997 में होती है। 1997 में कौन सी बैठक होती है, 1997 में इसे कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 3, क्योंकि तीसरी बार बैठक हुई थी। 95 में पहली, 96 में दूसरी, 97 में तीसरी, 97 में तीसरी बार हुई थी। ये कहाँ पर ये होती है, ये होती है क्योटो में। क्योटो कहाँ पर है, जापान में एक शहर है, क्योटो जापान में एक शहर है, यहाँ पर बैठक होती है। इसमें किस पे चर्चा होती है, यहाँ से निकल के आता है क्योटो प्रोटोकॉल। आप सभी ने न्यूज़ में बार बार सुना होगा क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से संबंधित है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की तीसरी जो मीटिंग हुई थी 1997 में, उससे संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। तो बार बार ये जो क्योटो प्रोटोकॉल न्यूज़ में आता है, ये तीसरी मीटिंग से संबंधित है। तो इसको याद रखना, भूलना मत, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूपीएससी प्रीलिम मेंस दोनों में क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगी। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 3 क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। 1997 में इसकी मीटिंग हुई थी, ठीक है जी, याद रहेगा। उसके बाद में महत्वपूर्ण कहाँ आती है, उसके बाद में होती रहती, बट काम की नहीं होती है। महत्वपूर्ण होती है कब होती है, 2015 में। कहाँ पर होती है ये होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 की मीटिंग होती है, और ये होती है पेरिस में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग होती है, कब होती है ये 2015 में होती है। इसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 कहा जाता है, इसे COP21 कहा जाता है। कहाँ पर होती है, पेरिस में होती है। इसी वजह से यहाँ पे आता है पेरिस एग्रीमेंट। हम अभी जिसकी चर्चा कर रहे थे पेरिस समझौते की, वो पेरिस समझौता है, वो 2015 में हुआ था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी किसकी है, UNFCCC की है,
ठीक है। UNFCCC की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 की मीटिंग हुई थी पेरिस में 2015 में। यहां से हमें देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलती है, पेरिस एग्रीमेंट देखने को मिलता है, पेरिस समझौता होता है। पेरिस समझौते में ये सारी बातें की जाती है। इसके मैं आगे बात की क्या क्या चीज़ों पे बात हुई थी वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बैठक कब हुई थी, नेक्स्ट बैठक होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 21वीं बैठक होती है। दीपिका जी थैंक यू। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की ये भी रटने वाली सारी बातें 2015 में कब हुई थी, 2097 में क्या, 1997, 1995 में। फिर नेक्स्ट हुई थी 26वीं बैठक हुई थी, कब हुई थी, 2021 में हुई थी। ये भी काम किया क्योंकि यूपीएससी इस पे भी क्वेश्चन पूछेगी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 26वीं कहाँ हुई थी, है ना, ऐसे पूछ सकती है। COP 26 कहाँ हुई थी, COP 26 2021 में हुई थी, यूके में हुई थी। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। और ये ग्लासगो समिट कहते हैं जिसको, ग्लासगो समिट यही है, ठीक है। और कॉन्फ्रेंस ऑफ 28 कहाँ हुई है, कॉन्फ्रेंस ऑफ 28 हुई है दुबई में। कॉन्फ्रेंस ऑफ 28 2023 में हुई थी, दुबई में हुई थी, ठीक है। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, इसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा आर्टिकल पे आ जाते हैं, पेरिस समझौते पे। जो मैंने हमारा आर्टिकल है उस पर आ जाते हैं पेरिस समझौते पे, कि पेरिस समझौता, बैकग्राउंड हमने देख लिया कि आखिर में पेरिस समझौता आया कहाँ से है, ठीक है। तो ये रहा पेरिस समझौता, ये हमारा आर्टिकल है। 2015 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 21वीं बैठक हुई थी, इस दौरान ये समझौता हुआ था। किस चीज़ों पे बात की गई थी, बात की गई थी कि हमारा जो तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहना चाहिए। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि हर साल हमारा तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये जो तापमान है ना ये कम बढ़े, मतलब आज 21 डिग्री है, अगले साल 22 डिग्री हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे बढ़ता गया तो एक टाइम के बाद में ये 100 डिग्री पहुंच जाएंगे तो हम मर जाएंगे। तो इसको तापमान को जो बढ़ते जा रहा है इसको रोकना है। कितने डिग्री से नीचे रोकना है, 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रोकना है। ये आपका तापमान 22 डिग्री है तो ये 24 डिग्री या 25 डिग्री न हो जाए, 30 डिग्री है तो 32-33 डिग्री न हो जाए, 2 डिग्री से नीचे रोकना है। 2 डिग्री से नीचे क्यों रोकना है, कि अगर तापमान एक साथ बढ़ गया ना तो क्या होगा, पूरी बर्फ पिघल जाएगी, पूरी पृथ्वी है वो तबाह हो जाएगी। आने वाले समय में पृथ्वी पूरी तबाह हो जाएगी। इसके लिए इसको 2 डिग्री से नीचे रखना है। ये कब बात की गई थी, ये बात की गई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 21वीं मीटिंग में जो पेरिस में हुई थी। इस लाइन को याद रखना कि पेरिस समझौते में किसके ऊपर बात की गई थी, पेरिस समझौते में किसके ऊपर बात की गई थी। तो 2 डिग्री सेल्सियस वाला पॉइंट याद रखना कि 2 डिग्री सेल्सियस तापमान से ऊपर तापमान है वो नहीं बढ़ने देना है। इस पे आप याद रखना, इस लाइन को याद रखना एज इट इज, याद रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कितने शामिल होते, 195 देश शामिल हुए थे। क्या बातें की, ये सारी बातें हमने देख ली है। ये जो सारी चीज़ें वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। भारत भी इसका मेंबर था, ये सारी बात हम देख चुके हैं। इसमें कोई झंझटमारी वाली बात है नहीं, बस इतनी चीज़ें काम की थी। ये चीज़ें फालतू यहाँ पे फंड दिया जाएगा, क्या चीज़ें की जाएगी, ये काम की नहीं है। हम बैकग्राउंड अच्छे से देखा और इसमें क्या बात की गई, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो किससे संबंधित है, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के बारे में है। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के बारे में क्या याद रखना है, बस इतना से याद रखना, इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। मुख्य इसका ध्यान किस पे होता है, पोटैटो पे होता है, शक्करकंद पे होता है, बस इतना ही याद रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरू लीमा में। लीमा की जो कैपिटल है पेरू, अरे पेरू की जो कैपिटल है लीमा, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। पेरू एक देश है, उसकी कैपिटल है लीमा, वहाँ पर इंटरनेशनल पेरू, ये इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है, इसका हेडक्वार्टर है। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा याद करने लायक है नहीं। एक लाइन का आर्टिकल था, न्यूज़ में था तो हमने डिस्कस कर लिया। अगर गलती से भी क्वेश्चन पूछा जाता तो याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो ई पासपोर्ट के बारे में है। ई पासपोर्ट क्या होता है, जैसे आपके पास में फिजिकल पासपोर्ट होता है वैसे ई पासपोर्ट भी हो सकता है। जैसे आधार कार्ड का आपका फोटो होगा, मतलब आपको आधार कार्ड है वो इलेक्ट्रिक रूप से भी मिला होगा, ई रूप से भी मिला होगा, इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी, तो वैसे भी हमें ये ई पासपोर्ट भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से मिलता है। किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, विदेश मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये जो है ना हमारा ई पासपोर्ट, ये पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0 के अंतर्गत आता है। ये रटने वाली बातें, इसमें समझने लायक कोई नहीं है कि ई पासपोर्ट क्या है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, विदेश मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ये जो ई पासपोर्ट है पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0 के तहत शुरू किया गया है। कौन सी मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसे लॉन्च किया गया है। ये बातें रटने वाली है, ठीक है, ये पॉइंट है वो रटने वाला है। क्या बातें की गई वो हमें चीज़ पता है। इसमें कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाएगा, RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। इस पॉइंट को याद रखना। इसमें RFID टेक्नोलॉजी, RFID ये टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज़ की जा रही है, आपने देखा होगा
जब आप अपनी गाड़ी को लेके टोल नाके पे जाते हो तो टोल नाके से आप मतलब ऑटोमेटिक टोल कट जाता है, देखा होगा ना आपने। तो वहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है? वो RFID टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। तो बहुत जगह ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है RFID, तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में याद रखना, ठीक है। इतनी चीज़ें इसके बारे में याद रखना, बाकी चीज़ें काम की नहीं है, उसको बड़े ध्यान मत रखना, इतनी चीज़ इसमें याद रखना। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा कौन सा है? बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। इसमें क्या याद रखना है? इसमें एक चीज़ याद रखना, इसे सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो प्रोग्राम किसका है? सेबी का प्रोग्राम है, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। जो बिजनेसमैन होता है, वो कोई बिजनेस कर रहा है, धंधा कर रहा है, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उसकी जिम्मेदारी क्या है? उसकी जिम्मेदारी है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रखे, उसके लिए काम करे, समाज के लिए काम करे, गवर्नेंस के लिए काम करे, ये उसकी जिम्मेदारी है। जो भी बिजनेस वाला है, जो भी कोई बिजनेस कर रहा है, धंधा कर रहा है, तो वो पैसे कमा रहा है, तो पैसे कर रहा है तो उसकी समाज के प्रति भी कोई जिम्मेदारी होती है। इस जिम्मेदारी को कहा जाता है बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कहा जाता है, ठीक है। ये किसका प्रोग्राम है? ये सेबी का प्रोग्राम, बस इतना याद रखना। सेबी ने इसे 2012 में लॉन्च किया गया था, बस इतना ही याद रखना। सेबी ने इसे 2012 में लॉन्च किया गया था, बस इतनी लाइन याद रखना। बाकी क्या है क्या नहीं है ये सारी चीज़ें काम की नहीं है, बस सिंपल सा पॉइंट है, आप इसके नाम से समझ जाओगे। बिजनेस यानी कि धंधा, रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, सस्टेनेबिलिटी मतलब सस्टेनेबल क्या होता है? एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल करना, समाज के लिए काम करना, रिपोर्ट करना, बस ये इसका नाम है। इतनी लाइन याद रखना कि इसे सेबी द्वारा लॉन्च किया गया था, बाकी सब कुछ आपको याद आ जाएगा, बाकी सब कुछ आपको याद आ जाएगा बिना पढ़े भी, ठीक है। नेक्स्ट है इनहेंस्ड रॉक वेदरिंग। ये क्या होता है? इनहेंस्ड रॉक वेदरिंग। यहाँ पे एक वर्ड हुआ है रॉक यानी कि चट्टान, एक वर्ड यहाँ पे हुआ है वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब होता है जलवायु वाले वेदरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, जो जलवायु वेदर होता है, ठीक है, दिल्ली का जो वेदर वगैरह होता है, मौसम वगैरह, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम बात करें वेदरिंग मतलब टूटना, वेदरिंग का मतलब होता है टूटना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या मतलब होता है इसका? इसका सिंपल सा मतलब होता है, मान लो क्या है ये डेजर्ट है, क्या है? ये डेजर्ट है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे ये मिट्टी उड़ के जा सकती है, यहाँ से मिट्टी उड़ के जा सकती है। तो हमें क्या करना है? ये जो चट्टान होते हैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, तोड़ के क्या करना है? चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के यहाँ पे बिछा देना है। मतलब बहुत बड़े पहाड़ों की बात नहीं करें, थोड़े मोटे बड़े मोटे पत्थर होते हैं, बजरी वगैरह होती है, उसको यहाँ पे बिछा देना है। अब बिछा देने से क्या होगा? दो फायदे होंगे। मुख्य फायदा तो होगा, पहला जो प्राइमरी फायदा होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको एब्जॉर्व करेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर्यावरण में ज़्यादा है तो आप क्या करो, बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको तोड़ के यहाँ पे बिछा दो। इसका फायदा क्या होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्ज मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा। जैसे कि गर्मी में पानी कैसे सोख लेती? गर्मी पानी बहुत ज़्यादा है, धूप पड़ेगी तो ये धरती होती पूरा पानी सोख लेती है। वैसे ही अगर आप इस कंकड़ पत्थर को यहाँ पे बिछा दोगे ना तो ये पूरा कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेगी। इससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो जाएगा। दूसरा फायदा क्या है? अगर वहाँ पे रेगिस्तान है और आपने कंकड़ पत्थर बिछा दिए तो ये मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी, ये भी फायदा देखने को मिलेगा। तीसरा फायदा क्या है? मिट्टी में आपको क्या देखने को मिलेगा? पोषक तत्व देखने को मिलेंगे, यानी कि न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलेंगे। तीन फायदे होते हैं। ये क्या इसका मतलब है? इनहेंस्ड रॉक वेदरिंग। रॉक का मतलब होता है चट्टान, वेदरिंग का मतलब उसको तोड़ो, वेदरिंग का मतलब होता है तोड़ो। हमने ज्योग्राफी में एक शब्द पढ़ा था, इरोजन, वेदरिंग, डिपोजिशन, ये तीन शब्द पढ़े थे। तो उसमें वेदरिंग का मतलब क्या था? तोड़ना। वेदरिंग का मतलब क्या होता? तोड़ना। एक ही स्थान पर किसी चट्टान को तोड़ते हो तो उसे वेदरिंग कहा जाता है। अपर्दन, निक्षेपण, ये हमने पढ़े थे ना, तो वहां पर ये भी वेदरिंग भी हमने पढ़ा था। तो वेदरिंग का मतलब तोड़ना, चट्टानों को तोड़कर एक स्थान पर बिछा देती हो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, इस लाइन को याद रखना, भूलना मत। बस इतनी सी इस आर्टिकल में बात की गई है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कैसे काम करती कैसे नहीं करती ये सारी चीज़ें कोई काम की नहीं। बस इतना याद रखना, चट्टान को तोड़ के बिछा दो तो ये क्या करेगी? ये उसको ऑब्जर्व कर लेगी, बेनिफिट हो जाएगा, हमें वहाँ पे वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल है वेट लूज ड्रग्स के बारे में। हमारा जो शरीर का वजन होता है उसे लूज करने के लिए, उसे कम करने के लिए, वेट को कम करने के लिए एक हमें ड्रग्स देखने को मिला है। ये किसकी कंपनी है? डेनमार्क की एक कंपनी है, उसके द्वारा ये ड्रग है वो उत्पादित किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। हाल ही के टाइम में आपने देखा होगा कपिल शर्मा है, बहुत आपको पतला दिखाई दे रहा है। करण जौहर है, वो बहुत बिल्कुल एकदम मरियल सा दिखाई दे रहा है, एकदम सड़ा हुआ दिखा, कभी भी मर जाएगा ऐसा देखने को मिल रहा है।
बहुत सारे बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज हैं वो अचानक अपना जो वेट है वो रिड्यूस कर चुके हैं, बिल्कुल एकदम पतले से दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल पतले से, उनका मुंह भी अजीब दिखाई दे रहा है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? क्या ये फिजिकल ट्रेनिंग की वजह से हो रहा है? क्या बॉडी की एक्सरसाइज वगैरह से ही सारी चीज़ें हो रही है? नहीं जी, इतना पॉसिबल नहीं होता है। एक महीने में 30 किलो वजन कम करना, एक महीने में 40 किलो वजन करना, इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके लिए ये जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, एक ड्रग्स होते हैं वो खाते हैं, एक दवाई होती है, एक इंजेक्शन होते हैं वो खाते हैं, इसी की वजह से इनका वजन कम हो जाता है। अलग अलग जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ है, एक्टर है, कोई भी है, उनको अचानक अगर अपना वजन कम करना है तो अचानक वजन करना कम पॉसिबल होता नहीं। इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, एक ड्रग्स होते हैं वो खाते हैं, एक दवाई होती है, एक इंजेक्शन होते हैं वो खाते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम यहाँ पे ये पड़ा है, डेनिश की कंपनी है नोर्वोडेक्स ने, ये जो है ना वेगोवी, ये दवाई खाते हैं। इस वेगोवी का नाम याद रखना कि क्योंकि अभी चर्चा में बहुत वजह से है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई एक्टर होते हैं उनकी जान चली जाती है। अभी बहुत सारे एक्टर्स हैं उनको कार्डियो अटैक देखने को मिल जाता है, हार्ट अटैक देखने को मिल जाता है, इसकी वजह से जान चली जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो दवाई खा रहे हैं वेगोवी दवाई, इसकी वजह से इनको साइड इफेक्ट होता है। ये दवाई होती है उससे उम्र कम हो जाती है, वजन कम हो जाता है, कि आपकी जो एज है वो ज़्यादा नहीं लगेगी, डी एजिंग होती है, तो इसकी वजह से जो हार्ट अटैक है वो भी देखने को मिलता है। दवाई का नाम क्या है? वेगोवी। ठीक है, दवाई का नाम क्या है? वेगोवी, डेनमार्क की कंपनी। ये सारी चीज़ें भले याद नहीं रखोगे चलेगा, बस इसका ये नाम याद रखना, इसका नाम है वेगोवी। ठीक है, इसे इंजेक्शन के माध्यम से ले सकते हो, दवाई के माध्यम से भी ले सकते हो। इतनी चीज़ आप याद रखना, बाकी चीज़ याद नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होता है, भूख कम लगेगी शरीर में। अगर आपको भूख कम लगेगी तो आप रोटी कम खाओगे, रोटी कम खाओगे, धीरे धीरे आपका वजन है वो कम होता जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे आपका वजन है वो कम हो जाएगा। हार्मोन को इम्बैलेंस करने का काम करती है। बस इतना इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट आर्टिकल है बेरेंट क्रूड के बारे में। यहाँ पे वर्ड लिखा है बेरेंट, यहाँ पे लिखा क्रूड। क्रूड का मतलब क्या होता है? आपने नाम सुना होगा क्रूड ऑयल, आपने एक शब्द सुना होगा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का मतलब तेल, ऐसा तेल जैसे हम पेट्रोल है, डीजल है, कार्बन, ये जो गैस होती है एलपीजी सीएनजी, ये कहाँ से निकालते हैं? ये क्रूड ऑयल से निकालते हैं। धरती है ना, धरती में बहुत ज़्यादा तेल है, यानी कि क्रूड ऑयल है। इसको जब बाहर निकालते हैं तो ये अशुद्ध रूप से होता है। इस अशुद्ध रूप का जो तेल होता है उसे हम कहते हैं क्रूड ऑयल कहते हैं। ये जो अशुद्ध तेल होता है इसे हम कहते हैं क्रूड ऑयल। बाहर निकाल के इनको शुद्ध करते हैं, रिफाइनरी में ले जाकर इनको शुद्ध करते हैं, और शुद्ध करने के बाद ही हमें पेट्रोल कह सकते हैं, डीजल कह सकते हैं, अलग अलग रूप में कह सकते हैं। बट अंदर से ये निकलता है, इसे क्रूड ऑयल कहा जाता है। तो ये जो क्रूड है ना, ये शब्द किससे जुड़ा हुआ है? ये तेल से जुड़ा हुआ है। क्रूड शब्द है वो तेल से जुड़ा हुआ है। और बेरेंट है वो क्या है? बेरेंट यानी कि आप मान लो कि जैसे कि 1 रुपया होता है, इसकी तुलना किससे की जाती है? डॉलर से की जाती है, गोल्ड से की जाती है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये एक प्रकार का आप मान लो कि एक आधार है, एक बेस है, जिसके आधार पे आप है ना एक तेल की जो प्राइस होती है उनको नापते हैं। हम मापते हैं ना कि हमारा डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया है वो कितना नीचे गिर गया है, कितना ऊपर उठ गया है। तो डॉलर को क्या मान रहे हैं? एक आधार मान रहे हैं कि डॉलर के ऊपर अकॉर्डिंग हमारा रुपया वो इतना नीचे गिरा है, इतना आगे आया है। तो वैसी चीज़ कहाँ देखने को मिलती है? क्रूड ऑयल में भी देखने को मिलती है। जो तेल होता है उसमें भी देखने को मिलती है कि रुपये की प्राइस कितनी कम हो रही है, रुपये की प्राइस, अरे तेल की प्राइस कितनी कम हो रही है, तेल की प्राइस कितनी बढ़ रही है। तो तेल को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। क्या है बेरेंट क्रूड? क्या है? दुनिया में इस्तेमाल किए जाने वाला एक मूल्य निर्धारण, यानी कि एक प्रकार का बेंचमार्क है। क्या है ये एक प्रकार का बेंचमार्क है। ये बताता है कि तेल की प्राइस है वो कितनी होनी चाहिए, अभी कितनी चल रही है, कितनी बढ़ सकती है। तो बेरेंट क्रूड एक प्रकार का बेंचमार्क है। ये प्राइस को निर्धारित करता है, ये कीमतों को निर्धारित करता है, मूल्य निर्धारण करने का एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है। इससे तेल के जो मूल्य होता है वो निर्धारित होता है। याद रहेगी ये लाइन। बेरेंट क्रूड क्या है? बेरेंट क्रूड एक बेंचमार्क है, मूल्य निर्धारण का एक बेंचमार्क है, एक स्टैंडर्ड है। इस लाइन को याद रखना बस, बाकी इसकी ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है। कहाँ कहाँ है, कैसे होता है, कुछ भी याद रखना मत। आप बस इतना याद रखना कि ये एक मूल्य निर्धारण यानी कि ये एक बेंचमार्क है। इसमें तेल की जो कीमतें होती हैं वो निर्धारित की जाती है। बस इतना याद रखना। इसके आगे ये क्या है, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये काम का नहीं है। कहाँ को इस्तेमाल किया जाता है, कौन से देशों में किया जाता है, ये काम की चीज़ें नहीं है। बस इतना याद रखना बेरेंट क्रूड होता क्या है। अब काम की नहीं तो यहाँ पे लिखा क्यों है? लिखा इस वजह से कि फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी होती, इस वजह से मैंने लिखा है। आपसे फालतू चीज़ें पढ़ोगे वो नहीं पढ़नी होती है। ठीक है, आर्टिकल में सब कुछ चीज़ आएगी वो नहीं पढ़नी, बस बेरेंट क्रूड क्या होता है इतनी चीज़ याद रखो। तो आर्टिकल डिस्कशन में इतने ही डिस्कशन थे, यही हमारे आज के काम के आर्टिकल थे। कोई डाउट हो
पूछ लेना मैसेज करके। इसकी PDF कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम में मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? बायो में मिल जाएगा। अगर ना मिले तो मैसेज कर देना। डिस्कशन में इतने ही आर्टिकल काम के थे। मिलेंगे कल एक नए लेक्चर के साथ में, नए आर्टिकल के साथ में। हिस्ट्री की क्लास होगी 1 बजे के बाद में, उसमें हम मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। एंड करते हैं क्लास को। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ में।